देखिए, बहुत स्वाभाविक है ये कि एक बच्चा अपना पूरा साल एक एग्ज़ाम की तैयारी में लगाए, वो कहाँ से फिर एग्ज़ाम देने जाता है। अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद भी वो उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है और फिर जब उसको लगता है उसका सिलेक्शन होने वाला है और उसको जब पता लगे कि वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि पेपर लीक हो गया, वैकेंसी कैंसिल हो गई, फिर पूरे साल की तैयारी करनी, तो कहीं ना कहीं दुख होता है बहुत। तो यूपीएससी ने आपको सिखाया कि अध्ययन कैसे करना है। यूपीएससी ने आपको एक आदत दी, आपको 8 घंटे, आपको 10 घंटे, आपको 16 घंटे कैसे बैठना है। भले ही हम डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, लेकिन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से एक चीज हर बच्चा सीख जाता है कि जीवन में मेहनत कैसे। कई बार क्या होता है, हर बच्चे के जीवन में कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है, वो हो सकता है कि पेरेंट्स हो, हमारा कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, हमको कोई ऐसी बात बताता है या सिखाता है जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे जीवन को या तो मोटिवेट करता है या डायरेक्शन देता है। देखिए, मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा टीचर रहा है वो मेरी माताजी रही हैं, जिनके जीवन के संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है मैंने। क्योंकि वो जब घर आई थी तब वो शादी के बाद में वो 8th पास थी। देखिए, इंजीनियरिंग के बीच में भी ना कुछ क्लूज मिलते हैं आपको। जब आप एक काम मोनोटोनस हो जाता है, वो रेगुलर चल रहा है, आप उसको निरंतर करे जा रहे हो। हमें 48 एग्जाम्स तो देने ही होते हैं और फिर बहुत सारे एप्टीट्यूड, बहुत सारे सीटीज, उन सब के बीच में ना आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिल पाया। बजाज, जैसे कि आपने बताया, बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है, तो वो क्या वजह रही कि भाई हमने बजाज की नौकरी छोड़ी, एक स्टेबल नौकरी छोड़ी? नमस्कार दोस्तों, हर बड़े चेंज की शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी से। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन के स्ट्रगल्स को एक मूवमेंट में बदल दिया है। मिस्टर कपिल कुमार, द फाउंडर ऑफ परिवर्तन द चेंज एनजीओ। कपिल जी ने और परिवर्तन ने शिक्षा में और पर्यावरण संरक्षण में असाधारण काम किया है। उन्होंने रामगंगा की क्लीनअप कैंपेन को दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली क्लीनअप कैंपेन में बदल दिया है। 178 वीक से परिवर्तन की टीम और उनके वॉलंटियर्स रामगंगा नदी के तट पर क्लीनलीनेस की ड्राइव हर संडे को चलाते हैं। और ऐसे ही शिक्षा में भी उन्होंने तकरीबन 2500 बच्चों को निःशुल्क अच्छी शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त करी हैं। और साथ में जिन बच्चों पे अभाव रहते हैं, खाने की कमी रहती है, अच्छी शिक्षा की कमी रहती है, ऐसे बच्चों को उन्होंने अपनी ये निःशुल्क शिक्षा के द्वारा बहुत कुछ जीवन में बदलाव के तौर पर दिया है। तो स्वागत करते हैं कपिल जी का हमारे पॉडकास्ट पे। तो कपिल जी, शुरुआत करना चाहूँगा मैं शुरुआत के साथ में। मेरे ख्याल से हमारे सारे व्यूअर्स भी और बच्चे भी जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था। तो थोड़ा सा बताइए कि घर का माहौल कैसा था, माता पिता क्या करते थे, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, और बचपन की कुछ ऐसी बातें जो आज भी जीवन में आप याद करते हैं और आपको जीवन में आज भी दिशा देती हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। चाइल्डहुड बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह, बिलो एवरेज या एवरेज कह लीजिए। वहीं मैं एक जॉइंट फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और क्योंकि पारंपरिक परिवारों में एक चीज़ देखी जाती है कि आप अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको परिवार के माहौल से बहुत कुछ सीखने मिलता है। बिल्कुल। तो हमारे घर का माहौल ही कुछ ऐसा था जिसमें सेवा भाव और लोगों की मदद करना, इस तरीके की शुरुआत से ही रही। एजुकेशन मेरी सीबीएसई बोर्ड से ही हुई और मैंने मुरादाबाद से ही शिक्षा अपनी ग्रहण करी। साथ ही शिक्षा के बाद में जब मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज में जब मैं गया, जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, वहाँ से मुझे थोड़ा लगा कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो जब मैं 12th क्लास में अपने रिजल्ट्स का जब मैं वेट कर रहा था, तब मैं इस दुविधा में था जहाँ हर बच्चा अमूमन होता है कि मुझे अब आगे क्या करना है। कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ बच्चे बहुत लकी होते हैं जो ये बात समझ जाएं कि 10th में 11th में उन्हें समझ में आ जाए उनकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनको किस कोर्स में एडमिशन है। बट मैं थोड़ा अनलकी था इस चीज़ में, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा, खुद ढूंढना पड़ा। तो मैं 12th तक तो मैं बस यही सोचता था कि पहले 12th कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं। 12th कंप्लीट करने के बाद में देखा जाएगा आगे क्या करना। इंजीनियरिंग में जाने के बाद में ये चीज़ ज्ञात हुई कि इंजीनियरिंग भी एक अच्छा आयाम हो सकता है, करियर का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, आप भविष्य अपना इसमें बना सकते हैं। पर एक टीस एक हमेशा से एक अनकम्प्लीटनेस थी कि शायद यही लाइफ लॉन्ग गोल तो नहीं है, मतलब पूरे जीवन भर आप इंजीनियरिंग में किसी फैक्ट्री में जॉब तो नहीं कर सकते। कपिल जी, मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा
आपने इंजीनियरिंग का नाम लिया, आपने बताया कि 12th के बाद आपने इंजीनियरिंग की लाइन को चूज़ किया। बहुत से बच्चे और मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, लेकिन उस समय वो डिसीजन मेरा नहीं था, मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था कि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। और बहुत से लोगों के, बहुत से बच्चों के साथ में यही होता है। तो क्या ये इंजीनियरिंग की तरफ जाने का डिसीजन आपका खुद का था, या फिर जैसे ऑलमोस्ट हर इंजीनियर के साथ में होता है, वो पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया तो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी है? क्या वो डिसीजन उससे मोटिवेटेड था? तो ये मैं जानना चाहूँगा एक बार। अगर सच बताऊं तो 11th क्लास तक ये माइंड में था कि आपको ना कुछ देश के लिए कुछ करना। माई पर्पस वॉज कि टू सर्व द कंट्री इन एनी फॉर्म। तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। और मेरा पर्पस मर्चेंट नेवी में जाने का था। अब मुझे नेवी में ही जाना था, फिर मैंने मर्चेंट नेवी को देखा। उस समय एक कोर्स होता था मैरीन इंजीनियरिंग। तो मैं अगर देखा जाए तो सही में मैं मैरीन इंजीनियरिंग के लिए बना, बट वहाँ कुछ और कंस्ट्रेंट्स थे, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मैंने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया, ये सोच करके कि 1 साल बाद में कोर्स कर लेंगे मैरीन का, देन फिर सी पे वापस से पहुँच जाएंगे। तो ये एक पर्पस था। हाँ, थोड़ा सा पीयर प्रेशर भी था कि इंजीनियरिंग लेनी है तो किस ब्रांच में लेनी है। तो थोड़ा सा देखा कि मुरादाबाद में अगर रह करके इंजीनियरिंग करनी है तो कहाँ से करी जाए। जी। तो जो कॉलेज था, लकीली उस कॉलेज की मैकेनिकल बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने मैकेनिकल चुना। उसमें थोड़ा सा पीयर प्रेशर का भी, ऑब्वियसली यू गेट इन्फ्लुएंस विद पीपल जो आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल। तो कपिल जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने करी, स्कूल की पढ़ाई भी हमने करी। कई बार क्या होता है, हर बच्चे के जीवन में कोई ना कोई ऐसा टीचर होता है। वो हो सकता है कि पेरेंट्स हो, हमारा कोई रिलेटिव हो, दोस्त हो, या स्कूल का कोई टीचर या कॉलेज का कोई टीचर, जो कि हमको कोई ऐसी बात बताता है या सिखाता है जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे जीवन को या तो मोटिवेट करता है या डायरेक्शन देता है। क्या आपके जीवन में जब तक आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी कोई ऐसा टीचर था जिसने कि आपको कोई ऐसी बात बोली हो जो आज भी आपके लिए बड़ी रेलेवेंस रखती है? क्या ऐसा कोई था टीचर आपके लिए? देखिए, मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा टीचर रहा है वो मेरी माता जी रही हैं, जिनके जीवन के संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है मैंने। क्योंकि वो जब घर आई थी तब वो शादी के बाद में वो 8th पास थी। 8th के बाद में मेरे फादर ने उनका बहुत सपोर्ट किया और आज वो LLB, MA, PG उन्होंने सब कर रहा है जी। इस समय वो हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत है। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा कि अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद में हमारे इंजीनियरिंग के टाइम पर तो कोई ऐसे टीचर नहीं थे, लेकिन हाँ, जब मैं सिविल्स की तैयारी कर रहा था, वो आगे शायद उस पर हम बात करें जी। तब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़े टीचर हुए जिनसे मुझे एक लाइफ लेसन मिला। और शायद मैं कह सकता हूँ कि उनकी वजह से जीवन का एक डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं पाने में बहुत मदद साबित हुई। बिल्कुल बिल्कुल। कपिल जी, इंजीनियरिंग तो हो गई, ऑलमोस्ट हर बच्चा जो इंजीनियरिंग करता है उसे पता नहीं लगता कब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और कब 4th ईयर में पता चला डिग्री लेने के लिए कॉलेज जा रहे हैं। इस जर्नी के बीच में और इसके बाद सबसे बड़ा एक सवाल आता है, अब क्या? तो आई एम श्योर आप भी उस स्टेज से गुजरे थे इंजीनियरिंग के बाद में। तो आपने उस समय कैसे डिसाइड करा? चूँकि देखिए, आपने चूज़ करी मैकेनिकल फील्ड, और जैसे कि हम सब जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत से ऑप्शंस हमारे देश में नहीं हैं। कुछ सीमित ही कंपनीज़ हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब देती हैं। जो कोर इंजीनियरिंग की फील्ड्स होती हैं, इनमें थोड़ी सी कमी होती है जॉब्स की। तो उस समय आपने इस डायलेमा को कैसे फेस करा और आपने अपना आगे का करियर ऑप्शन कैसे चुना? थोड़ा सा उस बारे में बताएं हमें। देखिए, इंजीनियरिंग के बीच में भी ना कुछ क्लूज मिलते हैं। जब आप एक काम मोनोटोनस हो जाता है, वो रेगुलर चल रहा है, आप उसको निरंतर करे जा रहे हैं। हमें 48 एग्जाम्स देने होते हैं। बिल्कुल। और फिर बहुत सारे एप्टीट्यूड, बहुत सारे CTs, उन सब के बीच में आपको अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता। बट 1-2 क्लू थे मेरे को कि कुछ ना कुछ सेवा से जुड़ा हुआ कुछ एक काम था। क्योंकि जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मेरे 4-5 दोस्तों ने बैठ करके ना एक ऐसा अपना एक सेटअप किया कि हम अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे निकालेंगे जी। और हमारे यहाँ मुरादाबाद में जो मंदिर है ना, उनके बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको सेवा करके आएंगे। तो ऐसा किया हमने, 4-5 महीने किया। फिर अपने इंजीनियरिंग की लाइफ में शाम को उसमें खो गए। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे क्लूज तो ज़रूर थे, लेकिन जब ये चीज़ समझ में आई कि अभी शायद वो राइट टाइम नहीं है जब आप फुल फ्लेज इस चीज़ में जा पाओ, या अभी आप करियर इस चीज़ में बना पाओ, उतना कंसाइंस भी उतनी नहीं थी, उतनी चेतना नहीं जागी, उतनी चीज़ें हमें पता नहीं थी। तो हमने एक चीज़ डिसाइड करी कि पहले कॉलेज कंप्लीट करते हैं और पहले प्लेसमेंट के लिए ट्राई करते हैं, और प्लेसमेंट लेने के बाद में फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जॉब पर जाने के बाद में शायद कुछ और रास्ते से। जी बिल्कुल। और एक कहावत भी किसी ने कहा, व्हेन यू डोंट नो वेयर टू गो देन जस्ट कीप ऑन मूविंग। आप चलते रहो, निकल पड़ो, कुछ ना कुछ रास्ते आगे जाके खुलेंगे। तो हम उसी धारणा के साथ में हम लोग आगे बढ़े।
तो जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करी तो कॉलेज में हमारे प्लेसमेंट के लिए मैकेनिकल की कंपनीज नहीं आती, बिल्कुल। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बहुत दूर है। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था कि मुझे ऑटोमोबाइल ड्राइव, तो मैंने पंतनगर में रिज्यूम्स लगाए। फॉर 3 मंथ्स मैं वहीं रुद्रपुर में रूम लेकर के रहा, और 3 महीने मेरा शेड्यूल फिक्स था कि मुझे रोज़ सुबह जाना है, गेट पर जा करके एचआर का नंबर लेना है, एचआर से बात करनी है, उसको अपना रिज्यूम मेल करना है। बहुत सारी कंसल्टेंसी थी जो आपसे पैसे लेते थे, बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा इस चीज़ में लगा नहीं सकते थे, तो हमने कहा हम अपने आप गेट पे जाके ट्राई करेंगे। ऐसे ही ट्राई किया, एक लिंक मिला कि हाँ न्यू ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज़ की जॉब लग रही है और उनको चाहिए, आप इंटरव्यू दीजिए। एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड इन बजाज ऑटोमोबाइल्स। उन्हीं का एक वेंडर था जो हाफ चेसी बना के देता था, बजाज डिस्कवर बाइक बनती थी जी। और फिर वहाँ से फिर मतलब काम शुरू हो गया। तो बजाज, जैसे कि आपने बताया, बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी है, और कुछ लोग तो इसको अचीवमेंट मानेंगे कि मैंने अपनी पहली जॉब एक बजाज जैसे कॉर्पोरेट में स्टार्ट करी है। लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है, आपने अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा समय बजाज तक कंटिन्यू नहीं करी, लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो वो क्या वजह रही कि भाई हमने बजाज की नौकरी छोड़ी, एक स्टेबल नौकरी छोड़ी और लाइफ की एक अलग दिशा चुनी? क्या हुआ ऐसा नौकरी के समय पे आपके साथ? जॉब में एक चीज़ थी कि 12 घंटे का एक शेड्यूल होता है, और जैसा हम लोग को इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है कि आप एक इंजीनियर फील्ड में रहेंगे, आपके नाम के आगे इंजीनियर लग जाएगा। बहुत सारे लोग तो नाम के आगे इंजीनियर लगा ही लेते हैं, बिल्कुल होता है, भले ही वो फील्ड में कभी गए नहीं। तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना कि उनको उसी लेवल पर काम करना है। हम भी उन्हीं सब थॉट्स को लेकर के फील्ड में उतरे थे, लेकिन जब पता लगता था कि 12 घंटे की शिफ्ट है, आपको पूरे 12 घंटे लाइन पर खड़े रहना है, क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, गाड़ी एक भी नहीं छोड़नी है, बहुत सारी चीज़ें थी। लगभग 10 महीने के उस डिलेमा में मैं ये सोचता रहा कि ये काम मैं और कितने साल कर सकता हूँ, क्या ऐसा ये काम मैं 1 साल और करूँ? मैंने सोचा हो सकता है 1 साल कट जाएगा, फिर मैंने सोचा कि यार और 2 साल हो जाएगा, पर वो कभी भी अंदर से जवाब नहीं आया कि नहीं, लाइफ लॉन्ग तो ये काम नहीं जा सकता, हो सकता है किसी रीज़न की वजह से आप 1 साल और काम। तो मैंने वो ड्रॉप किया, मुझे लगा कि कुछ और पर्पस हो सकता है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक। फिर एक ब्रेक लेकर के मैं वापस घर आ गया, सब कुछ छोड़ के। फिर मैंने थोड़ा थॉट दिया कि आगे देखते हैं क्या करें। उस ब्रेक के दौरान आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? देखिए, क्योंकि नौकरी छोड़ना माँ बाप बोलते हैं वेरी नॉर्मल, जैसे हर एक नॉर्मल पेरेंट्स का होता है, पागल है क्या, जॉब छोड़ के आया है, यू आर गेटिंग अ गुड सैलरी और फिर से कैसे शुरू करेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। 2013 में आई वॉज, मतलब मैं 2-3 महीने भी खाली नहीं रहा, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में जॉब लगी। तो अच्छा था, पहले अच्छा लगा कि हाँ भाई जॉब चल रही है, फैमिली भी सब कुछ थे। फिर एकदम से जब बच्चा कोई छोड़ करके आ जाए तो उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कि अब ये कौन सा नया ऐसा कुछ मांग लेगा कि जो हम नहीं पूरा कर पाएँ, अब लाइफ को कैसे लेके जाएगा। तो बहुत सारे थॉट्स रहते हैं। तो मैंने बोला कि लेट्स मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम हुआ, 2 साल तो एटलीस्ट हो, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, और मैं उस समय गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगा था। बहुत बेसिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन थी कि बस एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता है। और उस समय पीयर प्रेशर नहीं था, उस समय थोड़े रिलेटिव्स का प्रेशर था कि भाई एक सरकारी नौकरी लो, अपने आप को सिक्योर करो, और लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए तो गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब, जैसा हम सब लोग के पेरेंट्स बिल्कुल सोचते हैं। तो मैंने भी उसी चीज़ को लेकर के आगे। तो कपिल जी, जैसे अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, जैसे हमारे यहाँ पर भी बच्चे IIT नीट की तैयारी करते हैं, आपने UPSC की तैयारी करी 2013-14 में, तब तो ऑनलाइन साधन नहीं होते थे तैयारी करने के लिए, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन साधन भी आ गए हैं। तो उस समय पर आपने मुरादाबाद शहर में रहते हुए कैसे तैयारी करी UPSC की? थोड़ा सा उसके बारे में हमसे बताइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। UPSC की तैयारी ना डेस्टिन नहीं थी, ये डिसाइडेड भी नहीं था कि मुझे तैयारी करनी जी। मेरे 2-3 एग्ज़ाम्स निकले थे, उनके रिजल्ट्स का मैं वेट कर रहा था जी। मैं होपफुल था कि हाँ आई गॉट सिलेक्टेड, और बट वो कुछ वैकेंसीज़, कुछ उसमें कुछ धांधलेबाजी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, करप्शन हुआ, उसकी वजह से वैकेंसीज़ कैंसिल हुई। मैंने फिर डिसाइड किया कि कुछ करते हैं, देखते हैं कुछ सोसाइटी के लिए कुछ और काम करा जा सकता है और कुछ तैयारी भी करते हैं। तो मैं साथ के साथ UPSC की प्रिपरेशन में लगा, और मैंने अपने गाँव में, जहाँ से मैं आता हूँ मुरादाबाद में, पास में हरतला एक कस्बा है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते, तो वहीं पर ही एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई, और उस कम्युनिटी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए काम करना शुरू करा। वहाँ पे एक लाइब्रेरी सेटअप करी, वहाँ के बच्चों को ग्रुप D से लेकर के IAS तक की बुक्स हमने वहाँ रखवाई, लोगों से डोनेशंस लिया, और उस समय कोई NGO नहीं था, कोई परिवर्तन। और ये UPSC के दौरान ही आप कर रहे थे? UPSC की तैयारी से इनफैक्ट 6-7 महीने पहले की बात। अच्छा। वो जो ब्रेक था, जब हम जॉब के रिजल्ट्स भी निकल गए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, फिर उसमें करप्शन रहा, उस दौरान हमने ये चीज़ शुरू करी
और फिर मुझे लगा कि शायद सोसाइटी को समझना है तो थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर मेरे कुछ सीनियर्स थे, कुछ ऐसे भैया थे जिन्होंने एक अकल की बात दी थी कि आप यूपीएससी में आईएएस बनो या ना बनो, लेकिन यूपीएससी आपको एक अच्छा इंसान बना देता है और आपको ओवरऑल इंडिया का एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है, आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो उससे बहुत ज़रूरी है। तो हमने यूपीएससी की फिर तैयारी की। एक आपने अभी कपिल जी बात बताई कि यूपीएससी करने से पहले आपने कुछ और पेपर दिए थे जिनका कुछ धांधलेबाजी हुई, कुछ करप्शन हुआ, जिनके कारण रिजल्ट आउट नहीं हो पाया। ऐसा ही रिसेंटली हमारे बच्चों के साथ में हुआ था। आपने सुना होगा लास्ट ईयर नीट की बहुत बड़ी लास्ट ईयर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें कि पेपर आउटिंग के कारण बहुत से बच्चे थे जिन्होंने अपनी जी जान लगा करके मेहनत करी, लेकिन कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया था ड्यू टू द पेपर आउटिंग कि बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो हम देख रहे हैं कि भाई आपने 10 साल पहले की कहानी बताई, तब भी यही स्थिति थी हमारे देश में कि पेपर आउट हो जाते थे और जो बच्चे पूरे साल लगा करके अपने जीवन का समय लगा करके मेहनत करते हैं वो उसको नहीं पा पाते थे। तो हाउ डिड यू टैकल दैट फेज जहाँ पे आपको लग रहा है यार सिस्टम इतना करप्ट है और एक सीधे रास्ते से चलने वाला व्यक्ति तो कभी इस सिस्टम में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। तो उस समय क्या आपको गुस्सा नहीं महसूस हुआ सिस्टम के अगेंस्ट और एजुकेशन के अगेंस्ट कि इस पढ़ाई का फ़ायदा क्या जब पेपर ही आउट हो जाएगा और संस्थाएं मदद नहीं करेंगी? तो उस समय आपको कैसे महसूस हुआ और आपने क्या सोचा फिर उसके बारे में? देखिए, बहुत स्वाभाविक है ये कि एक बच्चा अपना पूरा साल एक एग्ज़ाम की तैयारी में लगाए, वो कहाँ से फिर एग्ज़ाम देने जाता है जी। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद भी वो उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है। और फिर जब उसको लगता है उसका सिलेक्शन होने वाला है और उसको जब पता लगे कि वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है बल्कि पेपर लीक हो गया, वैकेंसी कैंसिल हो गई, फिर पूरे साल की तैयारी करनी, तो कहीं ना कहीं दुख होता है बहुत। और ये चीज़ मेरे साथ भी थी। मैंने ओएनजीसी का पेपर दिया था जी। गवर्नमेंट आईटीआई में भी एज एन इंस्ट्रक्टर उसमें सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू भी हो गया जी। हम तो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन हमें पता लगा कि रिजल्ट की जगह ज्वाइनिंग लेटर ही पहुंच गए सबके। अच्छा। और वो वैकेंसी आज भी पूरी नहीं है, उस पर कोर्ट केस चल रहा है जी। तो एक बहुत बड़ा वेस्टेज है। लेकिन एज लाइफ सेज कि आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके लिए वो शायद कोई भी जो रुकावटें आपके जीवन में हैं वो शायद आपके जीवन को और मजबूत बनाने के लिए। अगर मैं शायद वहीं रुक जाता तो आगे कुछ और हासिल नहीं कर पाता, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने सोचा आगे बढ़ते। तो वही एक लाइफ लेसन है सभी के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी, कि नीट में प्रिपरेशन करते हुए अगर कुछ धांधलेबाजी हो रही है कोई बात नहीं, इस साल होगी अगले साल के लिए तैयारी नहीं, इस साल नहीं हो रही अगले साल के लिए तैयारी, बिल्कुल, पर रुकना नहीं है, करते रहना। जैसे कहते हैं ना डर के आगे जीत है, बिल्कुल, तो है ही, लेकिन अहंकार के बाद में एक सवेरा भी नहीं। आपने एक बहुत सुंदर बात ये भी बताई कि आपके सीनियर ने आपसे शेयर किया था कि भले ही आप यूपीएससी की तैयारी करके अफसर बने ना बने, लेकिन आप देश के बारे में अपने बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। तो ऐसे ही मैं भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि भले ही हम डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, लेकिन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी से एक चीज़ हर बच्चा सीख जाता है कि जीवन में मेहनत कैसे करते हैं। और जिसने मेहनत करना सीख लिया वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, देर सवेर। तो मुझे भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि बच्चे अगर ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो समवेयर और दी अदर उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है और अपनी लिमिट्स को वो लोग पुश करते हैं। तो वापस आते हैं कपिल जी, मैं यही बात करना चाह रहा था, थोड़ा जानना चाह रहा था आपकी यूपीएससी की जर्नी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमें मालूम है ऑब्वियसली वो जर्नी में हम शायद बहुत आगे नहीं जा पाए, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? यूपीएससी की तैयारी का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और उसके बाद परिवर्तन का जो एक चेंज आया फिगरेटिवली और लिटरली, वो परिवर्तन की कहानी यूपीएससी से कैसे शुरू हुई? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। बेसिकली 2015 से 17 2 साल मतलब 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए। अच्छा। और मैं उस समय प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन इसलिए ऑप्ट करी थी कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी सोसाइटी कैसे काम करती है, कौन सी जोग्राफिकल कंडीशंस है जिनके बेसिस पे हमारा पॉलिसीज़ मेकिंग होती है, पॉलिटिक्स है और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना वेस्ट है कि उसके अंदर आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। बिल्कुल। आपको हमारे यहाँ की कृषि से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, आपको हमारा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पता लग जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पता लग जाएगा, पॉलिटिक्स के बारे में आप सब कुछ समझ जाएंगे, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ जाएंगे। हमारे यहाँ एक बुक होती थी जिसको हम एम लक्ष्मीकांत बोलते हैं, पॉलिटी की बुक है, तो उसको ग्रंथ बोला जाता था। वो ग्रंथ इसलिए बोला जाता था वो आपको संविधान सिखा देता था, वो आपको पॉलिटिक्स सिखा देता था, वो आपको हमारा कंट्री कैसे रन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करता है वो सिखा देता था। वहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हुई और लगा कि यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप समझ पा रहे हो कि न्यूज़ में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। जी। तो सही बताऊँ तो अभी बहुत सारे बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता। बिल्कुल।
जैसे हम थे तो हमें भी ये पता था कि हमें वो खबरें ज़्यादा पढ़नी जिसमें बड़ा बड़ा फोटो लग रहा है। जी। इंटरेस्टिंगली वही खबरें नहीं पढ़नी होती। खबर वो पढ़नी होती है जिसमें कोई फोटो नहीं होता, जिसमें सिर्फ छोटी छोटी लाइंस होती है, जिसको हम एडिटोरियल बोलते हैं। और अखबार पढ़ने में हमें यूपीएससी से पहले अखबार पढ़ने में मुझे लगता था 15-20 मिनट। जी। यूपीएससी पढ़ने के बाद में लगते थे 4 घंटे। क्योंकि वो एडिटोरियल पढ़ना, उसको समझना, फिर उसके नोट्स बनाना, इट टुक ऑलमोस्ट 4 आवर्स। बिल्कुल। तो यूपीएससी ने आपको सिखाया कि अध्ययन कैसे करना है। यूपीएससी ने आपको एक आदत दी, आपको 8 घंटे, आपको 10 घंटे, आपको 16 घंटे कैसे बैठना है। हम 3 घंटे का एक लेक्चर लेते थे अनइंटरप्टेडली, क्योंकि रुक ही नहीं सकते थे। लेक्चर टीचर छोड़ के थोड़ी जाएगा। जी। जब टीचर आपका वॉशरूम के लिए, पानी के लिए नहीं उठ रहा, तो आप एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट, आप कैसे उठ सकते हैं? बिल्कुल। तो 3 घंटे का एक लेक्चर होता था, देन पता लगता था 10 मिनट के ब्रेक के बाद में देन सेकेंड लेक्चर। उसके बाद में घर आके फिर 5 घंटे उसका रिविजन देना। तो ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे बैठने की एक आदत डेवलप करी यूपीएससी ने। बट जो टर्निंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो थी ऑप्शनल। इंजीनियरिंग वाले लोग अधिकतर ऑप्शनल में ना इंजीनियरिंग लेते हैं या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहे। जी। मुझे मेरा पर्पस, क्योंकि पता नहीं मेरा पर्पस कभी यूपीएससी क्रैक करना था या नहीं था, मैंने शुरू से बताया मेरा पर्पस था कि सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग मिले। जी। तो मेरे अंदर एक थोड़ा सा क्लू था कि मुझे सोशियोलॉजी तो पढ़ना है, तो मैंने सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल लिया। और जिस गुरु की आप बात कर रहे थे वहाँ एक मुझे गुरु मिले और मैं सैटेलाइट सेंटर में था। प्रिपरेशन बहुत मुश्किल होती थी उस समय। दिल्ली में गया जी। 1 महीने दिल्ली जाके रहा। मैंने देखा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना प्रेशराइजिंग था कि एक अच्छा खासा हेल्दी, मैं एक अच्छी फैमिली का था। मुझे पता था कि वहाँ पे आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है। एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको अलग अलग कैरेक्टर्स को स्टडी करने का मौका मिलता है। बिल्कुल। तो मुझे प्रेशर वाली प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैं दिल्ली गया, मैंने देखा वहाँ पे कि एक छोटे से रूम में आप बैठे हो, आपके कलीग्स जो हैं वो लगभग 50-60 रूम्स हैं। और वो लोग जब शाम को गैदर करते थे तो वो लोग इस तरीके से होता, अच्छा अभी आए हो, चलो कोई बात नहीं, 6-7 साल बैठ रहे। उसके बाद में सोचना क्या करना है। बहुत प्रेशर था। मुझे लगा कि यार यहाँ रह करके इस प्रेशर के शिकार कहीं ना कहीं हो जाऊँ। बिल्कुल। मैं वहाँ से फिर आ गया था। मैंने सिर्फ फी भी करी थी। मैं ट्रायल 3-4 क्लासेस ली, मैं वापस मुरादाबाद आ गया। मैंने यहाँ के एक सेंटर को ज्वाइन किया। क्लासेस दिल्ली से ही रन होती थी बट उसकी सैटेलाइट क्लासेस यहाँ थी। जी। वहाँ से हमने क्लासेस शुरू करी और सैटेलाइट क्लासेस में वर्चुअली था वो भी, बट वो बहुत नया था उस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं आती थी, ऑनलाइन सेंटर्स नहीं था। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है जी। तो हमारा सब कुछ ऑफलाइन चलता था, बट एक वो क्लास वर्चुअली होती थी जी। उसमें हम लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते थे, वो भी टाइम मिलता था 10 मिनट। उसके बाद तो हमने वहाँ से क्लासेस वगैरह ली और वहाँ मेरे गुरु मिले वहाँ पे, कुमार अमित, जो कि सोशियोलॉजी के टीचर थे जी। और वो सोशियोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे और इंडियन सोसाइटी भी पढ़ाते थे। वो खुद यूपीएससी क्रैक करे हुए थे, असिस्टेंट कमांडेंट उन्होंने किया और बहुत सालों से एक प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बिल्कुल रन कर रहे थे। मैं समझता हूँ अगर वो सोशियोलॉजी का सही मुझे अध्ययन नहीं कराते या उन्होंने सही वो आयाम नहीं बताए होते जो सोशियोलॉजी में हैं। हम लोग सोशियोलॉजी को बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल समझते हैं, जबकि सोशियोलॉजी का एक एस्पेक्ट पूरा प्रैक्टिकल है जी। जो समाज में आप अध्ययन कर रहे हो उसका आपको प्रैक्टिकली भी करना है। वो चीज़ें मुझे कुमार अमित सर ने सिखाई और शायद उसी की वजह से मैं सोशियोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और मुझे आंसर राइटिंग में मज़ा आने लगा। मैं फिर आंसर राइटिंग करता हूँ। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि जब मैं आंसर राइटिंग करता था तो मुझे लगा कि यार कुछ अच्छे ये वो टॉपिक्स हैं जिनको मुझे सोसाइटी के सामने रखना चाहिए जी। और जिनको मुझे अपने दोस्तों को बताना चाहिए कि यार ये चीज़ पढ़ो, तुम जो चीज़ पढ़ रहे हो ना वो सच नहीं है। सच ये है जो हमारे थिंकर्स ने, हमारे फिलोसफर्स ने लिखा है। तब मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया, परिवर्तन द चेंज। अच्छा। वो एक ब्लॉग था और मैंने ब्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया था कि मुझे 3000 वर्ड्स 4000 वर्ड्स अपने टाइप करने थे ताकि मेरे थॉट्स जो हैं उनको मैं कहीं लिख पाऊँ जी। वो ब्लॉग आज भी है और वो ब्लॉग कंटिन्यूस है। तो उस ब्लॉग के अंदर मैंने वो आंसर राइटिंग्स की कुछ प्रैक्टिसेस करी और मैंने उनको ऐसे ही फेसबुक पे शेयर कर दिया। और उस समय ब्लॉगिंग एक साइट होती थी वर्डप्रेस। मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्डप्रेस पे आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिए। इफ यू आर अ ब्लॉगर इनिशियली यू कैन स्टार्ट इट ऑन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस का ब्लॉग जब शुरू हुआ वहाँ से मैंने जब उसको फेसबुक पे शेयर किया तो मेरे कुछ दोस्त कनेक्ट हुए जो मेरे कलीग्स थे कॉलेज से। उन्होंने बोला यार ये बहुत अच्छा लिखा है, किसने लिखा है? मैंने ही लिखा। बोले यार अच्छा है, अच्छा लिख रहे हो। फिर 2-3 ब्लॉग और उन्होंने पढ़े। देन हम सब लोग एक दिन मिले तो उन्होंने बोले यार कुछ लिखा तो अच्छा है पर क्या हम कुछ ऐसा सोशली ग्राउंड पर भी कर सकते हैं जिसका हम एक रेप्लिका ग्राउंड पर दे सकें, कुछ हम कर पाएँ। जो थॉट आपके आ रहे हैं वो थॉट अच्छे हैं तो वो थॉट्स का क्या कुछ ग्राउंड पर भी एक्शन ओरिएंटेड कुछ करा जा सकता है। हमने कहा ठीक है कुछ करते हैं। वहाँ से परिवर्तन का सबसे पहला एक इवेंट हुआ जो
एयर पॉल्यूशन को लेकर के था। अच्छा। और हमने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स को एयर पॉल्यूशन मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया था। ओके। देन हमने रामगंगा पे गंगा स्नान के दिन बैठ करके हमने विचार किया कि गंगा स्नान पे क्या किया जा सकता है। तो मैं अब उस जर्नी पे स्किप करता हूँ कि परिवर्तन की शुरुआत कैसे हुई। मैं एक दिन रामगंगा के किनारे बैठा, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुरादाबाद हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी मुरादाबाद में पैदा हुए बहुत लकी हैं जी। कि उनको 2 जीवित नदियाँ मिली हैं। बिल्कुल। एक रामगंगा जो कि प्रमुख है और गंगा की ट्राइब्यूटरी है, और दूसरी गांगन जो कि अभी थोड़ी मृत होने की कगार पर है, लेकिन जी। जब सीजन होता है तो वो बहुत अच्छा फ्लो करता है जी। और बहुत हद तक बड़े क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी पहुँचाता है। मैं बचपन से रामगंगा देखते जाता हूँ। मैं जी। अपने दादाजी के साथ जाता था, फादर के साथ भी जाता था, और हमारे यहाँ एक मोक्ष धाम था, तो कभी न कभी जाना हुआ। तो रामगंगा की बिगड़ती हुई स्थिति को देखा। और एक दिन जब मैं कॉलेज में था तो मुझे इतना ज़्यादा चिंता नहीं थी कि इंजीनियरिंग के बाद में आप जब देखते हो कि कॉलेज के बाद आप आए हो तो आपको अपने शहर से बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जब मैं रामगंगा के किनारे बैठा एक दिन, तो मैंने देखा कि यार गंगा स्नान है और लोग कर क्या रहे हैं। लिटरली लोगों ने आचमन करना तो दूर, लोग उसमें हाथ धुलने से बच रहे थे। जबकि हमारे यहाँ ये कहावतें थी कि आपको गंगा में स्नान कर लिया तो अपने कई पाप तो धुल गए। बिल्कुल सही बात। तो हम स्नान नहीं कर पा रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इस स्थिति में इनका खुद का ही हाथ है। बिल्कुल। तो हमने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया कि चलो आओ लोगों से बात करते हैं। हमने लोगों से बात करी कि आप ये पॉलीथीन क्यों डालें। जी। अभी इसमें स्नान करनी तो आए थे, आप ये पॉलीथीन क्यों डालें। अच्छा, इसमें हवन की सामग्री क्यों डालें। चलो ये तो ठीक है, इसमें कंगा है, ये क्यों डाल रहे हो। ये जो मूर्ति है ये टूट गई, इसको क्यों डाल रहे हो। या फिर ये जो शीशा है ये क्यों डाल रहे हो। जी। वो सारी चीज़ें डाली जाती। फिर उसके बाद में मैंने बोला अच्छा इसमें ये चिप्स का पैकेट कहाँ से आया। अच्छा ये यहाँ पे 8 PM की बॉटल पड़ी, ये कहाँ से आई। ये तो हमारी पूजा का बिल्कुल सही बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। अच्छा फिर यहाँ पर ये सिगरेट के पैकेट्स पड़े हैं या गुटखे के पैकेट्स पड़े हैं या टोबैको के बहुत सारे पैकेट्स, ये सब चीज़ें नदी के किनारे कैसे आए। जी। तो फिर मुझे लगा कि ये शायद धार्मिक अपशिष्ट के साथ साथ यहाँ पर घरेलू अपशिष्ट भी डाला जा रहा है, जिसको हम हाउस होल्ड वेस्ट कहते हैं, वो भी डाला है। जी। फिर हमें लगा कुछ करना चाहिए। तो हमने वहाँ पे जो वेंडर्स थे जो पत्तल दे रहे थे उसमें प्लास्टिक की डोने के अंदर वो सारा फूल वगैरह सामग्री दे रहे थे जी। और बोल रहे थे आप इसके अंदर सिराई है इसको लगी। हमने उनको बोला आप ये मत कीजिए। हमने उनके लिए जो पत्ते से बनी हुई ड्राई लीफ से बनी हुई जी। होते हैं बाउल्स, वो ला के दी और उनको वहाँ पे चेंज कराया। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोगों ने बोला बीइंग अ यंगस्टर आप लोग आकर के इन 80-80 साल के बुजुर्गों का आप ये बात समझा रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने उनके सामने 2-3 प्रश्न रखे कि 25 साल पहले क्या पॉलीथीन थी। वो हमारी इजाद नहीं थी जी। वो एक कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, उसकी इजाद थी, वेस्टर्न कल्चर की इजाद थी, क्योंकि लोग यूज एंड थ्रो वाले कल्चर में आ रहे थे। हमारा तो कल्चर वो था ना कि हम दूध लेने जाते थे तो हम घर से एक यूटेंसिल लेकर के जाते जी। थे। सब्जी लेने जाते थे तो आज भी हमारे यहाँ से कोई जाता था सब्जी लेने तो वो थैला लेकर के जाता था। तो ये हमारा कल्चर था। फिर ये चेंज कहाँ से हुआ। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो LPG पॉलिसीज आई 91 में, उसके बाद से बहुत सारी ऐसी आदतें थी जो हमने वेस्टर्न कल्चर से भी ली जी। और वो जो वेस्टर्न कल्चर से हमने अडॉप्ट करी वो हमने अननोइंगली और विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन हमने उसको अडॉप्ट किया जी। सिर्फ ये देख करके कि एक रेट रेस चल रही है और हमें उसको ऐसे ही फॉलो। तो यहाँ से आपने बताया कि ये पहला ऐसा आपका अभियान था जिसमें आपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपने अपनी मुहिम चालू करी। हम वैसे तो आपकी UPSC जर्नी से हम आगे निकल गए थे, परिवर्तन के स्टार्ट में हम आ गए थे, लेकिन एक छोटा सवाल मेरे मन में अभी भी अटका हुआ है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कपिल जी। आपने UPSC की तैयारी करी और UPSC की तरह जितने भी हमारे और एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर NDA, IIT, नीट की तैयारी करते हैं, उसमें एक जो प्रॉब्लम हर बच्चा फेस करता है, प्रॉब्लम कह सकते हैं या उसका बेनिफिट भी कह सकते हैं, वो आती है रिजर्वेशन। और जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट पीढ़ी दर पीढ़ी कई घरों में मिल चुका है, उसके बावजूद आज भी हमारे जितने भी नेता हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी पूरी कैंपेन सिर्फ रिजर्वेशन के अराउंड चलाती हैं और आज भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा ये रिजर्वेशन है। बच्चों को ऐसा लगता है कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। तो आपने भी UPSC की तैयारी करी, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग थे जो इस बारे में चर्चा करते होंगे, बात करते होंगे, तो आपकी इस मुद्दे पे ऐसे बच्चों से और आज के एस्पिरेंट से आप क्या कहना चाहेंगे जिनको ये क्वेश्चन सरकार से है कि आज भी रिजर्वेशन क्यों और इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, रिजर्वेशन का जो बेसिस है वो सोशल अपलिफ्टमेंट है जी। रिजर्वेशन का बेसिस जॉब देना नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है,
ना ही वो एक कोई ऐसा मीज़र है जिसको सरकार ने एक स्कीम के तौर पर दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल इन आर एक्ट ये चीज़ लिखी हुई है। तो रिजर्वेशन हुआ क्यों था? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, और ऐसी कम्युनिटीज़ को दबाया गया, कई वर्षों तक दबाया गया, जिनको कुछ अधिकारों से उनको वंचित रखा गया। उसके अगेंस्ट ये इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सुधारात्मक एक विकल्प दिया गया कि आपको हम कुछ सुविधाओं के साथ में कुछ ऐसी सुविधाएं देंगे जिसमें आपको लगेगा कि आपके साथ में जो पीड़न हुआ है उसकी छोटी सी थोड़ी बहुत भरपाई रिजर्वेशन के तौर पर आपको दी गई। और इसको 70 साल 75 साल इसको आगे आने वाले कई साल हो सकते हैं। जितना मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के फाउंडेशन को पढ़ा है, जितना गांधी के थॉट को पढ़ा है, जितना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पढ़ा है जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन की बात करी, उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि रिजर्वेशन उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, जिस दिन इंसान के बीच में कोई भेदभाव ना रहेगा, उस दिन रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बेसिस वही था। लेकिन अभी इसके अंदर एक चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक है, जो कि बहुत सारे लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन आई डोंट केयर, मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल। रिजर्वेशन कुछ कैटेगरीज को दिया गया क्योंकि वो सोशली बैकवर्ड कंसीडर करी जाती है, और आज भी कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसे लोग हैं कि बीइंग एन IAS ऑल्सो, चाहे वो चौथी जनरेशन ये रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रही हो, उनके 3 पेरेंट्स जो हैं या 4 फादर्स जो हैं वो IAS ही रहे हों, बट बीइंग एन IAS उसको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इन दैट सिनेरियो क्या रिजर्वेशन कंटिन्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी वाला बेसिस अभी खत्म नहीं हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है जी। लेकिन किस तरीके से रिजर्वेशन हम खत्म करें, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है ये मॉरली होना चाहिए। जैसे होता है ना कि सब्सिडी दी गई तो लोगों ने गिव अप कर दिया। जैसे इफ़ यू आस्क मी कि अगर मैं इस कम्युनिटी से हूँ और मुझे रिजर्वेशन मिल रहा है, तो क्या मैं अगर क्या बोलते हैं उसको, मैं वेल मैनेज्ड फैमिली में हूँ, मेरी फैमिली में सब लोग एजुकेटेड हैं, मेरे को फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जॉब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या मुझे अपने बच्चे को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है? तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे नहीं देना। क्यों नहीं देना? अगर मुझे लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को ये चीज़ समझा पा रहा हूँ कि बेटा इनइक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इक्वल हो तुम, ये भी इंसान है वो भी इंसान है, तो मैंने एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपने घर से ख़त्म किया, तो मैं रिजर्वेशन खुद ही गिव अप। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो और कम्युनिटी के बैकवर्ड लोग हैं जिनको एक्चुअली में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, वो लोग मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते हैं, और जो आप ही की कम्युनिटी के कुछ ऐसे पिछड़े लोग रह जाते हैं जिनके पास तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पहुंचा, वो कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो इट इज़ बेसिकली कॉम्पिटिशन, रिजर्वेशन के अंदर भी एक कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया क्रीमी लेयर का, जैसे OBC कैटेगरी के एक क्रीमी लेयर लग गया है कि जिन लोगों के कुछ उन्होंने एक कंडीशंस बनाई है कि जिनके फैमिली में इतने लोगों को जॉब मिल गई है, कोई गवर्नमेंट जॉब पाया, तो उनकी फैमिली में रिजर्वेशन का बेनिफिट ना दिया जाए। तो ये कंडीशन है, बट मैं ये समझता हूँ कि बेसिस तो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन मॉरली लोगों को खुद से भी ट्राई करना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है आपके गाँव में ही आपसे नीचे वाले तबके के करीब कई लोग हैं, कई परिवार हैं जिनके परिवार में एक भी रोजगार पे नहीं है, तो आप उस बच्चे के लेवल पर अपने बच्चे को बिठा करके अगर कंपटीशन के सेम दायरे में रखोगे तो थोड़ा सा उसके साथ भी इनजस्टिस है। बिल्कुल। बट इन सब चीज़ों से मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको एक नोट भी देना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से हताश नहीं होना, क्योंकि रिजर्वेशन एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वो एक टॉप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। अगर हमारा ध्येय जो है वो टॉप पर जाने का है तो हम रिजर्वेशन की सारी बाउंड्रीज को बहुत पहले क्रॉस कर देंगे। तो हमारा ध्येय हमेशा टॉप पर रहना चाहिए। बिल्कुल। वो जनरल कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा, अगर उसको लग रहा है कि मुझे कम्पीट इस लेवल पर करना है तो उसको होना चाहिए। और आज नहीं तो कल गवर्नमेंट जॉब्स हमारे यहाँ सीमित हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें प्राइवेट उस पर जाना ही जाना पड़ेगा, और इन दैट केस रिजर्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट बचेगी। जी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपका पर्सपेक्टिव था रिजर्वेशन के ऊपर। अच्छा, वापस हम अब आते हैं परिवर्तन की कहानी पे। आपने बताया कि कैसे रामगंगा के कंजर्वेशन से आपने शुरुआत करी परिवर्तन की। मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये सोशल वर्क शुरू किया UPSC की तैयारी करते करते। उस समय आपने बताया 2-3 साल मेरी तैयारी भी चली, किसी कारणवश हम सेलेक्ट नहीं हो पाए या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उसके साथ साथ ये सोशल काम भी हमने किया। तो एक माता पिता का प्रेशर तो है ही है, ऊपर से हमारे सो कॉल्ड जो वेल विशर्स होते हैं, चाचा ताऊ फूफा मामा, जो हमारी ये सोसाइटी है, रिलेटिव्स हैं, उनका एक बड़ा प्रेशर होता है कि देखो साहब जवान लड़का हो गया है और अभी भी कुछ कर नहीं पा रहा है,
ना सेलेक्ट हो पा रहा है, सरकारी नौकरी लग पा रही है, और ये काम और करने लग गया है कि कूड़ा उठाना या नदियों की सफाई करना। तो उस समय पे जो एक सोशल डॉगमा रहता है या प्रेशर रहता है, आपने उस चीज़ को कैसे फेस करा? क्या सिचुएशन घर की थी और पेरेंट्स ने क्या आपको सपोर्ट किया उस टाइम पे, या आपने उनको कैसे कन्विंस किया कि दिस इज़ माय पैशन और मैं ये करना चाहता हूँ? देखिए, सबसे पहले तो जब ये थॉट रखा कि यूपीएससी में दे दिया है और मैं उस ट्रैप में नहीं जाना चाह रहा हूँ जहाँ 8 साल 10 साल आप एक ही एग्ज़ाम के पीछे इतना ईगो पे लेके चले। मैं बहुत क्लियर था कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सब्जेक्ट पढ़ना था, मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रिपरेशन करनी थी। मैं कभी अपने आप को एज अ पॉलिसी मेकर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वाले काम में नहीं देख पाया। मुझे ये था कि ग्रास रूट पर कुछ चल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, उसके अदर वेज हो सकते हैं। और अभी तो हम लोगों ने एस्पायरेंट मूवी देख ही ली है, वेब सीरीज, तो हम सोच ही लेते हैं कि व्हेन योर पर्पस इज टू सर्व द सोसाइटी, इट कैन बी एनजीओ, इट कैन बी आईएएस, इट कैन बी एनी अदर फॉर्म। जी। इवन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनकर भी आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो हर एक उस देश की सेवा में हर एक व्यक्ति जो लोअर स्टेटअप पे भी है उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। तो मैंने घर में ये चीज़ बोली कि मैं एज एन एनजीओ इसको बनाना चाहता हूँ। शुरू में तो उन्हें लगा कि ठीक है, मजाक की बात है, ऐसे थोड़ा बहुत 1-2 दिन कुछ काम करेगा और छोड़ देगा। तो जब इस चीज़ को 6-7 महीने हो गए, व्हेन माय पेरेंट्स आस्क भाई करना क्या चाहते हो, बिल्कुल, कुछ तो बताओ, करना क्या चाहते हो, चल क्या रहा है मन में। मैंने बोला कि 2 साल दे दो मुझे और मैं 2 साल इस एनजीओ सेक्टर को देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें ऑप्शन है कि इसको हम एज अ करियर डेवलप कर सकते हैं, साथ के साथ अपना पैशन भी फुलफिल कर सकते हैं, और क्या हम एक अच्छा विकल्प दे सकते हैं लोगों को रोज़गार का। तो माई फादर वॉज वेरी मच रिजिड, बोले नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, कल को घर कैसे चलाओगे। वो खुद कई सारे संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, जैसे हम सब लोग के माता पिता भी बहुत सारे सेवा कार्य उससे जुड़े रहते हैं, कभी सोच नहीं पाते कि ये चीज़ फुल टाइम चलाया जा सकता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूँ कि मैंने कुछ देखा है, हाँ ये चीज़ हो सकती है, आगे हम लोग एज अ कैरियर इसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि एनजीओ सेक्टर के लिए ही एक प्रोफेशनल कोर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, वो था मास्टर इन सोशल वर्क या बैचलर्स इन सोशल वर्क। उसका पर्पस था कि जिन स्फेयर्स में जहाँ पर सोशल सेक्टर्स में काम किया जा रहा है, जिन एनजीओज़ में काम किया जा रहा है, जो डेवलपमेंट सेक्टर्स में काम करने वाली एनजीओज़ हैं या जो पॉलिसी मेकिंग की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही है ग्रास रूट पे, वहाँ पे उन्हें प्रोफेशनल बंदे चाहिए थे जी, जो लोग एमएसडब्ल्यू करके जाते हैं। तो उनको वो चीज़ चाहिए थी। तो मैंने बोला कि एमएसडब्ल्यू एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे लोग एमएसडब्ल्यू का कोर्स करके, एमएस सोशियोलॉजी का कोर्स करके एज अ कैरियर एनजीओ को लेकर के चले। तो मैं एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट लगेगी। तो एज यूजुअल मैंने बोला माता जी से बहुत कुछ सीखा है, तो माता जी हमारी थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में थोड़ा ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तू कर, तुझे जो करना है, आई विल सपोर्ट यू। फादर थोड़े से रिजिड थे, तो पापा थोड़े से हट ही गए। और फिर वहाँ पे उन कुछ रिश्तेदारों का, कुछ लोगों का एंगल भी आया, कुछ मेरे पड़ोसियों का भी एंगल आया, जिन्होंने बोला कि ये तो पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग करके नौकरी वोकरी छोड़ करके, लिटरली वही शब्द थे कि कूड़ा उठाने का काम इसने शुरू करा। बिल्कुल। और कूड़ा क्यों, कूड़े के साथ में कनेक्शन बता देता हूँ कि कूड़ा उठाना हमने शुरू करा था। हमने 2017 में ही दिसंबर में अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि अगर इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको खुद से फंड रेज करना पड़ेगा जी। तो हमने अपने कुछ दोस्तों के साथ में बैठ के बात किया कि फंड कैसे रेज करें। तो हमने कहा लोगों से पैसे मांगोगे तो लोग एकदम से बॉयकॉट कर देंगे, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम्हें क्यों लोग सपोर्ट करें। बिल्कुल। अगर आपको एक बड़ी एनजीओ बनना है तो आपको बड़े लोगों का सपोर्ट चाहिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए कुछ ग्राउंड पे करना पड़ेगा। तब हमने एक इनिशिएटिव बनाया वेस्ट रिसाइकलिंग का, उसका नाम था सहयोग जी। तो सहयोग में हम लोगों ने बात करी अपने सबसे पहले नियर वंस के, कि अपने घर से आप अपना पेपर वेस्ट में पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर। हमने बोला आप अखबार का क्या करते हो, बोले रद्दी है। क्या करते हैं, बोले कबाड़ वाला आता है वो ले जाता है। हमने बोला आपके लिए हम ही वो कबाड़ वाली हैं, आप हमें वो कबाड़ दीजिए, हम लेके जाएंगे, इसको रिसाइकिल करेंगे, इसका जो फंड आएगा वो हम अपने सोशल वर्क में लगाएंगे जी। वहाँ से कई सारे लोग कनेक्ट हुए और मेरे रिलेटिव भी कई सारे लोग थे, नेबर्स भी कई सारे लोग थे, दोस्त बहुत सारे थे, सब लोगों ने मिलकर के सपोर्ट किया और हमने न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग का काम स्टार्ट किया। वहाँ से जो फंड रेज होता था, पहले महीने में 40 किलो अखबार मिला, समथिंग अराउंड 400 रुपये का फंड आया, उससे हमने काम किया। आज हम लोग 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग से करते हैं। क्या बात है। तो ये एक मतलब एक जर्नी थी जो हमने वहाँ से देखा। तो वहाँ से मुझे लगा कि स्टेबिलिटी की तरफ जाया जा सकता है। तो घर वालों के साथ साथ रिश्तेदारों ने भी ये बात बोलनी शुरू कर दी कि इसने कबाड़ का काम शुरू कर दिया। पहले तो इस कूड़ा उठाता था जी। अब इसने कबाड़ी वाला काम और कर दिया है।
तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार ये टैबू है, जो सोसाइटी आपको इसी एंगल से देखती है। पर अगर वो एंगल होता तो प्रधानमंत्री जी को शायद झाड़ू पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को बेसिक सेंस सिखाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिनको लोग ये कह देते हैं कि सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, लेकिन लोगों को लिटरली उन्होंने सिखाया कि ओपन डेफिकेशन करना जी क्यों गलत है। बिल्कुल 2014 के बाद में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करी गई। जी तब लोगों को बताया गया कि शौचालय में ही आपको शौच करना है। पढ़े लिखे लोग थे बिल्कुल, बट लेकिन पारंपरिक वो थी कि नहीं जाना है, खुले में ही जाना है। तो ये चीज़ें तब से चेंज हुई। थोड़ा थोड़ा लोगों ने सब सपोर्ट भी किया, अप्रिशिएट भी किया कि आप लोग क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर काम करते हैं, तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि चलो यंगस्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, बैकग्राउंड अच्छी है, आप लोग इतनी हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद में, पढ़े लिखे फैमिली से होने के बाद में आप लोग ये काम कर रहे हो, तो पीपल सपोर्ट यू इन दैट। तो वहाँ से जो अप्रिसिएशन मिली, उन लोग हमने एज अपना डोनर कन्वर्ट किया और फिर हम उस रास्ते पे निकल गए। अच्छा, एक बात कपिल जी आपने और जो बताई थी कि हमने पैशन को चुना और उस पैशन में आपने खोजा कि क्या इसको एज अ करियर चुना जा सकता है, जैसे कि आपने बोला एनजीओ को। तो हमारे बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो मेरे मन में आ रहा है। कई बार हमारी सोसाइटी में हम सब एक रैट रेस में बिज़ी रहते हैं कि हमारे से पहले ऐसे माइलस्टोन सेट हो जाते हैं कि आप इंजीनियर ही हो सकते हैं, आप सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही अपना करियर बना सकते हैं। कई बार बच्चों को अपने पैशन को मार करके और उस रैट रेस का हिस्सा बन करके अपने करियर को बनाना पड़ता है, और फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये क्या राह चुन ली है, जिसको मैं डेली जी तो रहा हूँ लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपना कुछ हिस्सा मार के जी रहा हूँ, एक अधूरापन है। तो हाउ डिड यू स्ट्राइक दैट बैलेंस बिटवीन कि मैं करियर भी चला सकूं और मैं अपने पैशन को भी परस्यू कर सकूं? और हमारे बच्चे जो मान लीजिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सिर्फ इस कन्फ्यूजन में है, डायलेमा में है कि मेरे को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या मेरे को अपना करियर, एक स्टेबल करियर बनाना चाहिए जिसमें कि मेरे को पैसा आ सके, एक रिस्पेक्ट मिल सके सोसाइटी में। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे के मन में आता है। तो आपने इसको फेस करा, इसको जिया, इसको जीता, तो हमारे बच्चों को आप क्या गाइडेंस देंगे इस चीज़ के लिए? दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। पैशन को कभी भी आपको फाइंड आउट करना है ना, तो दो चीज़ें ज़रूर समझनी है कि व्हाट इज़ पैशन एंड व्हाट इज़ अ हॉबी। हम लोग अमूमन हॉबी को ना पैशन समझ बैठते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, हमें कोई भी गेम खेलना पसंद है, जिस समय गेमिंग का एक पूरा स्पेस बन रहा है, वो हमारी हॉबी हो सकती है। हमें मज़ा आ रहा है उस काम को करने में, तो वो एक हॉबी है। हॉबी इज़ समथिंग जिसको आप अनइंटरप्टेडली कर सकते हो, बिना कुछ सोचे समझे, सोते जागते उठते आप उसको एज अ हॉबी कर सकते हो। जी। बट अगर वो हॉबी आपकी कुछ समय के बाद में चेंज हो जा रही है, तो उसको पैशन समझने की गलती ना करें, वो हॉबी ही है। जी। और हॉबीज़ आपकी 1, 2, 3, 4, 10, 100 हो सकती है। बुक पढ़ना हॉबी है, ट्रैवल करना हॉबी है, ट्रैवल वॉलंटियरिंग लोग करते हैं, वो भी हॉबी है। आपको मूवीज़ देखना हॉबी है, आपको गेम खेलना हॉबी है, आपको क्रिकेट हॉबी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं शुरू में 6 बॉल पे 6 छक्के मारता हूँ तो मैं आई कैन बी युवराज सिंह। तो वो एक हॉबी हो सकती है। आप हो सकता है उसमें आगे जा कर के अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहीं स्टैंड ना कर पाओ। तो हॉबी और पैशन को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल लॉजिक ये है, आप जिस काम को कभी भी कर सकते हो वो हॉबी है, बट आप उसको एज अ कैरियर नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं उसमें आगे कैसे जाना है। पैशन वही चीज़ है जो आप एज अ हॉबी लेते हैं, बट आप उसको लाइफ लॉन्ग करने का एक दृढ़ संकल्प बना लेते हैं। आप एक डिटर्मिनेशन रख लेते हैं कि मैंने गेम खेलना चुना है, तो मैं सोते जागते उठूंगा, भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, खाना नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी परिस्थिति आए मैं छोड़ूंगा नहीं। सही बात है। एंड इफ योर पैशन इज नॉट अर्निंग यू एनीथिंग, देन माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट योर पैशन, दैट इज जस्ट अ हॉबी। ट्रू। अगर आप अपनी हॉबी को सिर्फ अपने इंटरेस्ट के एरिया तक ही रख रहे हो कि बढ़िया अच्छा लग रहा है, मुझे एक इनर कंटेनमेंट वाली फीलिंग आ रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट मेरा घर नहीं चल रहा, बट मैं उसको लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकता, फिर मुझे क्या होगा, फिर मेरे अंदर बेचैनी डेवलप होगी, फिर मैं ब्रेड एंड बटर के लिए कहीं और चीज़ में जाऊँ। बिल्कुल। मतलब मेरा मन तो करेगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, बट मुझे क्रिकेट में पैसा नहीं मिल रहा होगा, तो मैं ट्रैवल करना बंद कर दूंगा, फिर यार मैं इतनी दूर नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने क्रिकेट को उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में लिंक करोगे जहाँ पे पैसा मिलता है। जी। फिर आप शायद रणजी खेलने का प्लान करोगे, फिर आप स्टेट खेलने का प्लान करोगे, फिर आप नेशनल की तरफ जाओगे। यू हैव टू चूज़ योर पैशन इन सच अ वे कि वो आपकी हॉबी के साथ साथ कनेक्ट होकर के आपको अर्निंग शुरू करे। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो आज की यंगस्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कंटेंट क्रिएशन में जा तो रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कि वो 200 ब्लॉग बनाने के बाद में बीच में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि 200 ब्लॉग बन गए यार, मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा,
पैसा कब आएगा भाई? पैसा तभी आएगा जब आप रेगुलरली उस चीज़ को कंटिन्यूसली एक मूवमेंट बना दोगे और चलते जाओगे। आप सोचोगे नहीं कि उससे कुछ मुझे आ रहा है, लेकिन जब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे, आपको लगेगा कि आपने 200, 300, 1000, 500 बना दिए, और आप उसके साथ साथ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना शुरू करते हो जहाँ से आपकी अर्निंग भी होने लगे, फिर वो आपका एक लाइफ लॉन्ग मूवमेंट बन जाता है, एंड देन दैट मूवमेंट बिकम्स योर पैशन। कहीं ना कहीं मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक वो विलिंगनेस होनी चाहिए कि इस हॉबी को पैशन में तभी बनाऊंगा जब किसी भी परिस्थिति में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। वो एक विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है। और शायद कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए भी जो तैयारी करते हैं, चाहे पेरेंट्स के कहने से या खुद की मर्जी से, अगर उन्होंने इस राह को चुना है, चाहे आईआईटी हो, एनडीए हो, नीट हो, अगर वो उन्होंने संकल्प ले लिया कि कोई परिस्थिति आए, कम वॉट में, आई विल नॉट लीव दिस परसूट, तो वो उनका पैशन तब्दील हो सकता है। एक शब्द है इसमें, बिल्कुल, वो है कमिटमेंट। जी। हॉबी आपको वो कमिटमेंट नहीं देगी, पैशन आपको वो कमिटमेंट देगा। डेफिनेटली पैशन आपको मजबूर करेगा कि मैंने किसी से कमिटमेंट लिया है कि मैं इस अपने कंटेंट राइटिंग वाले प्लेटफॉर्म को मैं बहुत बड़े लेवल पर लेके जाऊंगा, तो वो सिर्फ मेरा एक कमिटमेंट होगा जो मुझे मेरे पैशन से नीचे नहीं आना देगा। जी। जैसे अगर हमारे यहाँ नीट की प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, अगर उन्होंने कमिटमेंट बना लिया और उसमें अपना डिटर्मिनेशन जोड़ दिया, तो 100% वो उनका पैशन है। बिल्कुल। और वो उसको क्रैक करेंगे। ऐसे ही आईआईटी के लिए भी है। अगर उन्होंने कमिटमेंट अपना इंश्योर किया है कि दे आर कमिटेड फॉर दिस हॉबी, कि उन्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उन्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, उन्हें फिजिक्स बोरिंग नहीं लग रही है, उनको मैथ्स सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, उनको केमिस्ट्री की जो सॉल्यूशन है उसमें मज़ा आ रहा है, तो वो फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, एंड दैट विल बी ओनली कमिटमेंट। बिल्कुल। अच्छा कपिल जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। आपने बात करी रामगंगा नदी की, आपने बात करी गांगन नदी की, जो कि मुरादाबाद के लोगों के लिए होली रिवर्स हैं। हम इनको प्रे करते हैं और बचपन से हम सब ने इन नदियों को देखा है। आपने बात बताया कि आपने कैसे वहाँ पर वेस्ट इकट्ठा करना शुरू करा धीरे धीरे, जो वहाँ पर पंडित लोग या जो भी लोग लोगों को देते थे चढ़ावे के लिए कि भाई प्लास्टिक दे रहे हैं, आपने उसको रोक करके पत्तल देने शुरू करे जो कि ऑर्गेनिक है ना। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कपिल जी कि ये जो एक तरह से पोल्यूशन हो रहा है, अगर हम उसको इकट्ठा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन तो वीक ऑन वीक एक तरह से चलता ही रहेगा। जो एक और चीज़ हमने नोटिस करी है हमारे शहर में, पर्टिकुलरली रामगंगा नदी के तट पे अवैध अतिक्रमण कई सालों से देखा जा रहा है। आज अगर मैं मुरादाबाद की पर्टिकुलरली बात करूं तो इस समय जहां मुरादाबाद का सबसे फेमस कमर्शियल रियल एस्टेट है, वो इलाका भी ऐसा था कि जहां पर कभी एक समय पर नदी बहा करती थी, और वो अतिक्रमण मैं देख रहा हूँ सालों 10 साल बढ़ता चला जा रहा है। तो पोल्यूशन तो एक तरफ है ही कि भाई हम प्लास्टिक डाल रहे हैं हमारी रामगंगा में, हम और पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं, लेकिन जो ये अतिक्रमण चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम कितना भी वेस्ट इकट्ठा कर लें, हमारी नदी तो एक समय पर विलुप्त ही हो जाएगी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या एक सोल्यूशन हो सकता है? क्या कहीं इस चीज़ को कहीं रोका जा सकता है? तो उस बारे में। रामगंगा का जो स्ट्रेच है ना वो अराउंड 600 किलोमीटर्स का है। चमोली के दूधातौली से निकलती है और ये कन्नौज में जाके गंगा जी में मिल जाती है। रामगंगा को क्लीन करना, प्रिजर्व करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गंगा की क्लीनिंग जो है रामगंगा के बिना संभव नहीं है। जी। एक मेजर ट्राइब्यूटरी है और ये रामगंगा मुरादाबाद में ही आकर के इस पर चर्चा क्यों होती है? इसमें हमसे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े एनजीओ हैं जिन्होंने काम किया है। इस पर गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, नमामि गंगे का पूरा फोकस है, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा का पूरा फोकस है। क्यों है? वो है कि मुरादाबाद जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है। जब रामगंगा मुरादाबाद में एंटर करती है तो उसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जाते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, उसमें सीवेज वेस्ट जाता है, उसमें ड्रेनेज वेस्ट जाता है, उसमें हाउस होल्ड वेस्ट जाता है, उसमें कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जाता है, जो टूटे हुए घर के मकानों का जो मलबा होता है वो भी जाता है, उसमें अवैध तरीके के अलग अलग तरीके के वेस्ट जो है वो जाते हैं। वेस्ट वाली बात को अभी थोड़ा रोक करके मैं पहले अवैध अतिक्रमण वाली बात को बताता हूँ कि रामगंगा का जो एक पूरा एक फ्लो है, वो फ्लो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण की वजह से। बिल्कुल। और उसकी वजह से दुर्भाग्य ये हुआ है कि जब पानी आता है, जब बाढ़ आती है, तो इसका जो कटान होता है वो रामगंगा के अपोजिट साइड के जो गाँव हैं वहाँ बहुत होता है, क्योंकि हमारे इधर तो सब कंस्ट्रक्शन हो गया। जी जी। लेकिन इस पर समय समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं और जो लोग इलीगल घर बना रहे हैं, जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, उस पर प्रशासन और सरकार का भी, शासन का भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि नदियों पर किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। संभव नहीं है। और एक फ्लड प्लेन का एक नियम भी है कि 200 मीटर आप फ्लड प्लेन पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते परमानेंटली। तो बहुत सारे अभियान हमारे यहाँ के कमिश्नर साहब ने, डीएम साहब ने अलग अलग जी। तो उसको तो हमें रोकना है, आवश्यकता है बिल्कुल। उस पर समय समय पर अलग अलग तरीके से बातचीत करते ही हैं।
मैं वेस्ट वाली बात बताता हूँ, क्योंकि हमने लगभग 178 वीक्स हमने काम किया। हमने इंडिया का सबसे बड़ा क्लीन अप रिवर पे कैंपेन हमने बनाया, लॉन्गेस्ट क्लीन अप कैंपेन ऑन रिवर बैंक इन इंडिया। इसका हमारे पास इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है 100 वीक्स में, और अभी हम 200 वीक पूरे करने वाले हैं। जी हमने लगभग 1.25 लाख किलो से ज़्यादा वेस्ट जो है अपने हाथों से ही निकाला है, विदाउट एनी मशीन। जी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये धारणा बहुत गलत है कि सिर्फ उसमें रिलीजियस वेस्ट आता है। नहीं आता है। अगर रिलीजियस वेस्ट आ रहा होता तो बहुत हद तक कई सारे ऐसे एरियाज क्लीन होते जहाँ पर घाट ही नहीं हुई। जी। लेकिन हम देख रहे हैं वो हर तरीके का वेस्ट है, वो हाउस होल्ड वेस्ट है। तो हमने वहाँ पर प्रयास किया कि हम हाउस होल्ड वेस्ट के लिए तो हम लोगों को अवेयर करेंगे। उसके लिए हमने 11,000 हस्ताक्षर लिए। मुरादाबाद से बनारस तक हमने 800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करी। हमने 3 महीने का एक अभियान चलाया 2018 में। देन हमने एक साइकिल यात्रा मुरादाबाद से हरिद्वार तक करी 160 किलोमीटर का। उसमें हमने दोनों वाटर सैंपल्स को दिखाया। जब हम बनारस तक गए थे तो हम हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल करके गए। लखनऊ में हम केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे उनसे मिले। उनसे मिलकर के हमने मांग करी कि आपको STP हमें देना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देना है, ताकि हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी ट्रीट होने के बाद में नदी में भेजें, और हाउस होल्ड वेस्ट को भी, सीवेज वेस्ट को भी हम लोग ट्रीट होने के बाद भी नदी में फ्लो करें। ये दुर्भाग्य था कि 2016 से पहले मुरादाबाद में 24 नाले थे जो नदी के अंदर गिरते थे, के अंदर, और उन नालों के जरिए जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट था, जो हमारे नालों का ड्रेनेज वेस्ट था, वो सब नदी में जा रहा था। उन सब नालों को टैप करना था, टैप करके उनको STP से कनेक्ट करना था, एंड देन STP उस पानी को ट्रीट करके वापस नदी में छोड़ेगा। तब जा करके नदी का जो पानी है जो डार्क हो चुका है वो वापस से अपनी प्रिस्टीन फॉर्म में स्वच्छ हो जाएगा। उसकी दर्ज पे ही हमने केशव प्रसाद मौर्य जी से ये बात करी कि आप हमारे लिए, हमारे शहर के लिए एक STP दीजिए। हमारे शहर का 255 मिलियन लीटर पर डे का डिस्चार्ज है, और हमारा शहर एक ऐसा शहर है जो 100% ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ कोई वाटर रिसाइकलिंग फैसिलिटी नहीं है। जैसे दिल्ली में यमुना जी का और गंगा जी का पानी हम लोग रिसाइकिल करके कंज्यूम भी करते हैं, एटलीस्ट नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, वॉशिंग के उसमें यूज करते हैं। लेकिन मुरादाबाद में ऐसा कुछ नहीं है। मुरादाबाद में तो हम 100% ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ये नदियाँ, ये तालाब, ये जो हमारे छोटे छोटे जो ऐसी जगह है जिनको नहर भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें हैं जिनको रिचार्ज करना है। तो नदी को संरक्षित करने के लिए हाउस होल्ड वेस्ट निकालना बहुत ज़रूरी था, जो हमने क्लीन अप कैंपेन से किया। हमने एक्टिविज्म के माध्यम से एक और STP प्रपोज कराया चक्कर के मिलक में, जो वेव ग्रीन्स के पीछे बनना है, 25 मिलियन लीटर पर डे का। ऐसे 4 STP हमारे मुरादाबाद में प्रस्तावित हैं जो बहुत जल्दी बनने वाले हैं। वो 4 STP जब हमारे चालू हो जाएंगे, आज पीतल नगरी वाला जो STP है वो 58 MLD का है। वो STP 100% फंक्शनल होने वाला है। मैं डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का भी मेंबर हूँ, एनवायरमेंट कमेटी का भी मेंबर हूँ मुरादाबाद की। तो मैं ये बात कह सकता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि आने वाले समय में हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी बहुत मेहनत करी है, और प्रशासन ने भी मेहनत करी है कि हमारे शहर की जो पारंपरिक जो विरासत थी ना, जिसमें हमें ये सीवेज वेस्ट मिला, उससे निजात हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है। और ये STPs की मदद से हमारे नाले सभी स्वच्छ होने के बाद में फिर नदी का पानी उसमें जाएगा। और ये अभियान एक बहुत मिशन मोड पे चल रहा है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के बनाया हुआ सीवेज सिस्टम था, उसको हटा करके एक नए ज़माने का सीवेज सिस्टम डेवलप करना वो बहुत आवश्यक था, और आज हम सही दिशा में चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि आज़ादी के इतने सालों बाद फाइनली कोई एक सोल्यूशन इस वेस्टेज का और इस प्रदूषण का हमें मिलने वाला है बहुत जल्दी हमारे शहर मुरादाबाद में। बहुत खूबसूरत चीज़ है जो परिवर्तन हमें देने वाला है। परिवर्तन तो नहीं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सभी लोग इन्वॉल्व हैं इस चेंज को लाने में, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इसको कर सकता है। कपिल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। NGO के बारे में बहुत सारी धारणाएं होती हैं। आपने NGO स्टार्ट तो किया, लेकिन हमारे व्यूअर्स को भी और हमारे बच्चों को भी, बहुत से लोगों को कई प्रश्न होते हैं कि NGO आखिर काम करता कैसे है। आपने बताया कि भाई फाइनेंसिस के लिए आपने लोगों से रद्दी इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ रद्दी से तो इतने सारे अभियान हम नहीं चला सकते। आप जैसे कि बच्चों को शिक्षित भी करते हैं। मैंने स्टार्ट में बताया था कि लगभग 2500 बच्चों को शिक्षा और भोजन आपने प्रदान किया है। तो हाउ डू द फाइनेंसेस ऑफ एन NGO वर्क, कुछ इस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, ये सवाल पहला सवाल नहीं है। जब NGO सेक्टर में जाने से पहले ये सवाल पूछ लिया गया था, अच्छा ब्लैक को वाइट करोगे जी या फिर आप NGO सेक्टर में हो तो इसका मतलब आप भी पैसा कमाने का एक जरिया बना जी। देखिए, अगर मेरा ध्येय पैसा कमाना होता तो मैं अपनी हाई पेइंग जॉब नहीं छोड़ता। आज मैं लगभग 10 साल 12 साल अपनी उस जॉब को छोड़े हुए आज बैठा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पैसे से बहुत ज़्यादा मोह था, मुझे नहीं था।
लेकिन हाँ, मुझे ये बात तय थी कि मुझे एक एज अ करियर ऑप्शन इसको डेवलप करना है कि मैं अपने साथ जुड़े हुए उन लोगों को रोज़गार दे सकूँ। तो हमने बहुत अच्छी एनजीओ स्टडी करी। हमने, पता नहीं नाम लेना सही है या नहीं, लेकिन बहुत बड़ी एनजीओ जी जो इंटरनेशनली काम करती हैं, नेशनल वाइज काम करती हैं, देश में मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी उन लोगों के साथ में मिल करके विभिन्न योजनाओं को के क्रियान्वयन में सहयोग लेते हैं, जी। इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प लेते हैं। तो उन एनजीओज़ को हमने अपना रोल मॉडल माना कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। और हाँ, कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा एक्ट भी कहता है कि आपको एज एन एनजीओ क्या क्या चीज़ें करनी है। जी आपको किसी भी एनजीओ के बारे में समझना है ना, आपको उसके फाइनेंसेस के बारे में समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा वो कितनी ट्रांसपेरेंट है। हमारी ट्रांसपेरेंसी रेटिंग 5 स्टार है जी और हम लोग के सारे फाइनेंशियल सब कुछ वेबसाइट पर है। हम लोग हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट लॉन्च करते हैं। उस एनुअल रिपोर्ट को आप वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। उसमें हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, उसमें हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है। हमारे एडवाइजर्स उस चीज़ को गो थ्रू करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उस चीज़ को देखता है। तो हम लोगों ने अपना एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाया और हमने बहुत क्लियरली लोगों से बोला कि आप हमारी एनजीओ को देखो, इसके काम को देखो, अगर जी। आपको लगता है आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम लोग इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, हम लोग CSR में रजिस्टर्ड हैं और हम लोगों ने वो सारे कंप्लाइंसेस पूरे किए जो एक नॉर्मल एक अच्छी एनजीओ को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जी वो हमने फुलफिल किए और उसकी वजह से गवर्नमेंट हर साल हमारा रिकॉर्ड मांगती है, हम उनको हर साल रिकॉर्ड देते हैं और हर साल हमें गो अहेड मिलता है और हम उसको कंटिन्यू करते हैं। समय समय पर चेक एंड बैलेंसेस भी होते हैं, ऑडिट्स भी होते हैं, वो CA भी करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप अच्छी एनजीओ होंगे, काम कर रहे होंगे, लोग आपसे कनेक्टेड होंगे तो आपका वो काम दिखता है। शायद लकीली परिवर्तन के साथ में मुरादाबाद के लोगों ने और आसपास के जिन भी शहरों में हम लोग काम कर रहे हैं उन सब जगहों से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और क्योंकि एक यंगस्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी तो उन्हें पता था कि ये लोग खुद यंग हैं, इनके अंदर अभी इतनी ज़्यादा डाइल्यूशन, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा, ना ही जी। करप्शन का थॉट होगा, था भी नहीं। और उसी वजह से हम लोग आगे बढ़ाते रहे और लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया। जी जो भी हमारे डोनर्स थे, चाहे वो न्यूज़पेपर की बात हो या फंडिंग की बात हो, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना हो, जी लोग आगे आ गए। कुछ कपड़े बांटने की बात हुई, लोग आगे आ गए। गर्म कपड़ों की बात हुई, लोग आगे आ गए। कंबल बांटने थे, लोगों ने सपोर्ट किया। हमने एक डे बोर्डिंग बनाया जिसमें बच्चों को खाना देना था, निःशुल्क भोजन देना था, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब लेकिन उससे पर्याप्त नहीं होता, उससे आपके स्टाफ के अलाउंसेज नहीं निकलेंगे, जी उससे आपकी स्टाफ की सैलरीज नहीं निकलेंगी, उससे आपकी स्टाफ के एक्सपेंसेस नहीं निकलेंगे, एनजीओ की रनिंग कॉस्ट नहीं निकलेगी। उसके लिए हमें ट्राई करना होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं जिसमें आप अप्लाई करें और प्राइवेट एनजीओज भी बहुत सारे अपने पार्टनर्स ढूंढती है जिनके प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने गवर्नमेंट का तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट या कोई ग्रांट हमें नहीं मिला है, लेकिन हमने प्राइवेट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने रन किए। जैसे हमने WWF इंडिया का प्रोजेक्ट रन किया, हमने नगर निगम के स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट पर काम किया। अभी हम लोग रिसेंटली शिवनादर फाउंडेशन का शिक्षा प्लस प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। शिवनादर जो कि इंडिया के नंबर 1 फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जी वो प्रतिदिन लगभग 7 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं और HCL के फाउंडर हैं, जी जिसका सबसे पहले हम लोग लैपटॉप्स के माध्यम से आते थे। उनका एक जी। शिक्षा प्लस प्रोजेक्ट लास्ट ईयर हम लोग को मिला है, वो हम लोग रन कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जब मिलते हैं तब आप एक फुल फ्लेज एनजीओ के तौर पर डेवलप होते हैं। और आज हम लोग यूपी के कुछ लीडिंग एनजीओज में हमारा नेम है, बहुत ईश्वर की सुंदर। कृपा से, आप सब लोगों के सहयोग से। और हम बिल्कुल। लोग कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे और आज हम लोगों के साथ में लगभग 40 से 50 लोग रोजगार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर। जिनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी दे पा रहे हैं। तो आज वो शायद प्रश्नों का उत्तर पिताजी को भी मिल गया है तो हम जी। थोड़ा वो सपोर्ट करते हैं। फैमिली को भी मिल गया है कि चलो ठीक है, ऐसा करियर ऑप्शन डेवलप किया। और समय समय पर हम लोग जिला प्रशासन के बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम प्रशासन से कोई ऐसा आर्थिक सहयोग नहीं मिलता, लेकिन उनका एक टेस्टिमनी बहुत मिलता है कि बिल्कुल। एनजीओ अच्छा है, काम सही कर रहा है और लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, तो इनके साथ में जुड़ करके काम करना आवश्यक है और जी। इनको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा कपिल जी, आपने बात करी ट्रांसपेरेंसी के बारे में, फाइनेंसेस की ट्रांसपेरेंसी के बारे में। एनजीओज़ के बारे में एक और काफ़ी नेगेटिव धारणा है जिसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। कई एनजीओज़ के बारे में हम सुनते हैं कि उनके फाइनेंसेस फॉरेन सोर्सेज से आते हैं और कुछ ऐसे सोर्सेज के माध्यम से आते हैं जो कि ट्रांसपेरेंटली पब्लिक को नहीं बताया जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूँ तो जैसे जॉर्ज सोरोस एक फाउंडेशन है जो कि बहुत से एनजीओज़ को भारत में फंड करती है और वो कुछ ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में फिर पार्ट लेते हैं, जी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, जिससे कि टेरर फाइनेंसिंग की भी बात आती है और भी फाइनेंसिस की बात आती है। उससे एनजीओज़ का एक अलग धारणा बनती है जो कि काफ़ी नेगेटिव होती है। जैसे मैं आपसे भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ या अगर कभी किसी मॉल में मैं मौजूद हूँ और वहाँ पर मुझे कोई एनजीओ वाले मिलते हैं जो कि पूछते हैं कि मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा या चाहूँगी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है क्या? तब उनकी बात तो सुन लेते हैं, जैसी बात आती है कि ये डोनेशन फॉर्म है, आप ये भर दीजिए,
तो हम कोई ना कोई बहाना बना करके उस कॉन्वर्जेशन से भागते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हमारा ये जो पैसा है, हमारा जो भी डोनेशन है, वो सही जगह नहीं जा रहा है। और ये जो टेरर फाइनेंसिंग की हम बात सुनते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ की हम बात सुनते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ एन NGO, तो इस धारणा को क्या आपको कभी फेस करना पड़ा लोगों के बीच में, और आपने उसको कैसे टैकल करा? थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बार फेस किया है कि NGO को फंडिंग कहाँ से होती है, कौन कौन आपके डोनर्स हैं, आप अपने डोनर्स को पब्लिक करो। देखिए, पब्लिक डोनर्स को हम पब्लिक नहीं कर सकते, उसके पीछे का कारण है कि किसी की भी व्यक्तिगत उसका दान का जो है वो मंशा नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोग गुप्त दान करना चाहते हैं। नहीं, गुप्त दान भी नहीं, लोग दान भी करते हैं, डोनर्स को भी हम पब्लिक करते हैं, लेकिन आप पब्लिक को नहीं करेंगे ना, तो हम डिपार्टमेंट को करेंगे। इनकम टैक्स को हम डोनर की लिस्ट देते हैं, वो मांगते हैं, हम उनको सब कुछ देते हैं। लेकिन वो जो NGOs हैं जो फॉरेन फंडिंग ले रही है, सबसे बड़ा डाउट वही आता है। कुछ लोग जो विदेशी फंडिंग लेते हैं वो FCRA के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन है, जो कि अमेंड किया गया है, अभी गवर्नमेंट ने दोबारा से अमेंड किया गया। बहुत सारी ऐसी NGOs थी जो विदेशी फंडिंग लेती थी और बहुत सारे ना चाहते हुए भी ऐसे पैरामीटर्स को एराइज करती थी जो देश की एक धूमिल इमेज, एक पॉल्यूटेड इमेज शो करता था लोगों को, कि यहाँ तो हमेशा भुखमरी ही है भी, हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हम उसको सुधार भी तो कर रहे हैं। उसको भी तो अप्रिशिएट कीजिए ना कि गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने इतने करोड़ों मील्स डोनेट करी है, तो उनके एफर्ट्स को क्यों नेगलेक्ट किया जाए। हमारे पास में FCRA नहीं है, हमने ये तो मैं क्लियरली बोल ही सकता हूँ, वैसे भी पब्लिक है हमारे पास FCRA नहीं है, हम लोग फॉरेन कोई फंडिंग नहीं लेते जी। इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सामर्थ्य है। बिल्कुल है। हमारे इंडियन बिजनेस हाउसेस में बहुत सामर्थ्य है, हमारे इंडियन एक्सपोर्ट कम्युनिटी में बहुत सामर्थ्य है, बहुत अच्छे हमारे कॉर्पोरेट्स हैं जिनमें बहुत फंडिंग की कैपेसिटी है। अभी हमने वही एक्सप्लोर नहीं करी, हम क्यों फॉरेन में जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़, बहुत सारी NGOs जिनके रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं थे, जिनकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो थी, जिनका कुछ भी पब्लिक नहीं पता चलता था, लेकिन उनको पैसा आ रहा था, वो सारी NGOs को गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से उन सारी NGOs के लाइसेंस कैंसिल कर दिया, सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया और उनको बोला अब आप लोग अपने अपने रिकॉर्ड लेकर के आइए और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आकर के अपने रिकॉर्ड को हमें सबमिट कीजिए। हमें जो लगेगा हम उसको FCRA देंगे, हमें जो लगेगा उसको हम रिन्यूअल देंगे जी। और उसकी वजह से ये हुआ कि 16-17 हज़ार NGOs के लाइसेंस कैंसिल हो गए। और ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी फंडिंग के सोर्सेज जो थे वो इतने गलत थे कि उन सोर्सेज की वजह से हमारे एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने वाली एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन उन्हें NGOs से पाया गया, जो कि सरासर गलत है। मुझे लगता है अगर आपका कॉज देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रहित है, सर्विंग द ह्यूमैनिटी है, तो अब देश को तो सबसे पहले प्रायोरिटी। बिल्कुल। इवन फॉर अस, हम लोग बहुत क्लियर कहते हैं कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं, हम भी नहीं, तो वो तो हमेशा ऊपर है। अच्छा, एक हमने आपकी बहुत सी कहानी के बारे में जाना सुना, एक प्रश्न मेरा निजी है जो कि मेरे मन में आया है, तो मैं सोच रहा था पूछना चाहूँगा मैं आपसे। आप ऐसे सामाजिक कार्य में हैं जिसमें कि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि एज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वो आपको एक लीडर की तरह से देखते हैं। और जब सामाजिक कार्यों में कोई लीडर होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे भी हमारे मन में कई बार एक इच्छा आती है कि क्यों ना इसको डायरेक्ट तरीके से करा जाए या डायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए। तो कुछ लोगों के मन में इच्छा आती है कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, उससे समाज में और सामाजिक कार्यों में मैं डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर पाऊंगा। तो क्या आपके मन में कुछ ऐसी एक इच्छा है कि डाउन द लाइन कहीं ना कहीं NGO के माध्यम से मैं भी एक पॉलिटिकल करियर बना करके और लोगों के लिए काम करना चाहूँगा? तो ऐसी कोई थिंकिंग, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा, लीडरशिप बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन लीडरशिप एक बहुत वेग टर्म है। लीडरशिप के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप भी होती है, सोशल लीडरशिप भी होती है। तो हम लोग जो है ना, हम डेवलपमेंट फील्ड वाले लीडर हैं। हमें आप किसी एक बीहड़ सी जगह में छोड़ दीजिए और हमसे कहिए उस जगह में लोगों के अंदर शिक्षा की अलग जगह, तो अगर उसमें से 90 लोग छोड़ करके आ रहे होंगे ना, तो 10 में हम लोग बैठे होंगे, वो डेवलपमेंट फील्ड वाले ही हैं। तो हम डेवलपमेंट फील्ड वाले ही हैं। रही बात राजनीति की, देखिए राजनीति में ये बात स्वाभाविक है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो किसी ना किसी NGO के बाद से ही या मूवमेंट के बाद से निकले हैं, बाद से ही पॉलिटिकल, उसमें जैसे अन्ना आंदोलन देखा, बिल्कुल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा मूवमेंट था, आम आदमी पार्टी की पूरी स्थापना उस चीज जी, या जन स्वराज आंदोलन रहा, या हमारा जनतंत्र रहा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सोशल मूवमेंट से ही इजाद हुई। एज इन टर्म्स ऑफ मी, एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, पॉलिटिकली लीडरशिप की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए इच्छा नहीं क्योंकि जहाँ हूँ, जो कर रहा हूँ उसमें 100% कंटेनमेंट है, सेटिस्फाइड हूँ, और भविष्य के लिए अभी कोई ऐसा वो बनाया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो गवर्नमेंट खुद देती है।
गवर्नमेंट चाहती है कि आपने एक फील्ड में बहुत अच्छा काम करा है, जी। आप उस फील्ड की एक्सपर्टीज को हमारे पॉलिसी मेकिंग में लाइए। एक बहुत स्पष्ट चीज़ है कि हम लोग अभी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में हैं। जो हमारे राजनेता, जो हमारे जनप्रतिनिधि एक पॉलिसी बना रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी। जहाँ प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ हम जा रहे हैं, लोगों को सहयोग कर रहे हैं। कल हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर सरकार चाहेगी, प्रशासन चाहेगा, गवर्नमेंट चाहेगी, राष्ट्रपति चाहेगा, वो चाहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने समाज को इतना समय जी। दिया है, उसकी एडवाइस हम लोग पॉलिटिकली तो आपका कहना है कि अगर मौका मिलेगा, कल को कोई पार्टी यहाँ पर आती है, कहती है कि हम कपिल कुमार को टिकट देना चाहेंगे, नहीं, चुनाव लड़ने का तो आप उनको साफ मना कर देंगे कि मुझे कोई राजनीतिक मेरी इच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, वो तो समय बताएगा। लेकिन भविष्य में जब कभी अगर ऐसा लगेगा कि कहीं एक पॉलिसी मेकिंग की कोई एक अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे हमारे बहुत सारे आयोग हैं, जो काउंसिल्स होते हैं, उन काउंसिल्स में भी बहुत सारे सोशल लीडर्स की आवश्यकता होती है, जो पॉलिसी की जड़ को जानते हैं जी कि इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कमी आ रही है। तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक एंड करने से पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम बच्चों को मौका देंगे, अगर उनके मन में कुछ सवाल हैं तो वो आपसे साझा करेंगे। एक प्रश्न जो मेरे लिए है और हमारे बच्चों और बाकी समाज के लिए है कि आपने चेंज लाया, परिवर्तन के द्वारा चेंज लाया। हम लोग अपनी सीमित रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, सीमित समय का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में सब लोग व्यस्त हैं, हम कैसे इस चेंज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे समाज में, चाहे वो पर्यावरण का इशू हो, चाहे वो हमारी शिक्षा का इशू हो, आप क्या एक सजेशन देंगे बाकी समाज को कि वो भी अपने चेंज में एक योगदान दें? हम लोग शुरू से ना एक बात बोलते थे कि आपको एज एन एनजीओ बना के लॉन्ग टर्म पे क्या करना है, मतलब क्या है अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम बोलते थे कि हमें बदलाव लाना है, और बदलाव किस में लाना है। तो माय आंसर वाज वेरी मच क्लियर कि आई हैव टू बी द चेंज दैट आई विश टू सी इन द वर्ल्ड। ब्यूटीफुल। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जी। तो पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना है, और अपने अंदर बदलाव लाने से क्या होगा, अपने अंदर बदलाव लाने से वी विल बिकम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस नेशन। जी। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें अपने देश के हर एक नागरिक को जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगर हमने उतना कर लिया तो एनजीओज की आवश्यकता खत्म। बिल्कुल। लेकिन वही चीज़ है, वही बनाने में एनजीओज पैदा हो रही हैं और बन रही हैं, समूह बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन रहे। वही बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, वही बनाने के लिए एनजीओ काम कर रहा है। तो मेरा बहुत स्पष्ट है कि हम सब लोगों को ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना बहुत ज़रूरी है। कि हम लोग अगर घर से निकले तो सड़क सरकारी संपत्ति समझ के सड़क पे कूड़ा ना फेंकें। बिल्कुल। हम लोग अगर घर से निकले प्लास्टिक की बोतल को ना लेके जाएं, अपने घर से एक बोतल लेके चलें। चिप्स का पैकेट खा रहे हैं तो उसको बैग में ही रख लें, डस्टबिन मिले तो एटलीस्ट डस्टबिन पे फेंक दें। सड़क बहुत साफ़ है, सुथरी है, लेकिन हमने गुटखा खाया और खा करके वहीं स्पिट कर दिया, गलत है। ओपन में यूरिनेट कर रहे हैं, ओपन डेफिकेशन भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सीट बेल्ट लगा करके नहीं चला रहे हैं, ट्रैफिक नियम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन पॉल्यूट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ही मतलब कूड़े में आग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर नागरिक कर्तव्य जो है ना, वो बहुत ख़त्म हो चुका है। जी। लोगों ने इतना सोचा है कि हमारा घर जो है ना, वो स्वच्छ रहना चाहिए, और घर के अंदर की झाड़ू लगा करके घर के बाहर सरका दी है। तो घर के बाहर किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल, वो भी हमारा घर है, वो भी तो हमारे। बिल्कुल, ये देश हमारी माँ है। धरती को अपनी माँ मानते तो उस धरती का हर एक अंग हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि एक माइंडसेट है, योर प्रॉफिट शुड नॉट बिकम मोर देन योर प्लैनेट। बिल्कुल। प्लैनेट हमेशा से प्रायोरिटी पे रहना चाहिए प्रॉफिट से। तो जब हम अर्थ एज अ फैमिली देखेंगे ना, तो हमें नागरिक कर्तव्य की भी बात समझ में आएगी, हमें राष्ट्रभक्ति की भी बात समझ में आएगी, हमें पर्यावरण संरक्षण की बात समझ में आएगी। अल्टीमेटली हम वो बदलाव बन पाएंगे जो हम समाज में देखना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। इसका सार मैं अगर कर सकूं तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक मूवमेंट आपने शुरू करा, ऐसा मूवमेंट व्यक्ति के भीतर, यानी कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक कपिल कुमार ने परिवर्तन की शुरुआत करी, ऐसे बहुत से कपिल कुमार इस धरती पे बने और हमारे देश में, समाज में ऐसा परिवर्तन लेकर के आए। हम देखते हैं स्मार्ट सिटी अभियान के तहत हमारे शहर में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। बस स्टॉप्स बन रहे हैं, नए शौचालय बन रहे हैं, रोडें अच्छी हो रही हैं। लेकिन जब तक हम उस घर के बाहर के हिस्से को अपना घर का हिस्सा नहीं मान करके उसका संरक्षण करेंगे, तब तक हम कितना भी सौंदर्यकरण कर लें, ना तो समाज में कोई चेंज होने वाला है, ना ही हमारे इर्द गिर्द कुछ चेंज होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, इतने खूबसूरत तरीके से आपने आंसर दिया सभी क्वेश्चंस का। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चों में अगर कोई प्रश्न हो
तो हमारे बच्चे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। अगर माइक हो सके तो एक बार माइक दे दें बच्चों को। एनीवन एनी क्वेश्चंस? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे अगर आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो पूछो भाई। कुछ भी नीट से लेके आईआईटी से लेके लाइफ से लेके। सर मेरा नाम डेविड शंकर है। सर जैसे कि आपने थोड़ी देर बात करी सर रिजर्वेशन सिस्टम के ऊपर, तो जैसे कि आपने कहा कि आपने डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ाया और महात्मा गांधी जी को, तो सर डॉक्टर अम्बेडकर जी का मानना था जैसे आपने कहा कि रिजर्वेशन उस दिन खुद खत्म हो जाएगा तब इस कंट्री से इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि ऐसे अगर आपको मौका दिया जाए, इफ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी और एनी चांस कि इस कंट्री से कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि सर रिजर्वेशन टोटली बेस्ड है कास्ट सिस्टम पे, तो ऐसे क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी या ऐसी क्या पॉलिसीज होंगी कि इस कंट्री से कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए ना हमारे सोशियोलॉजी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वहीं से था रोटी और बेटी का रिश्ता होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ना अभी इंटरकास्ट के बीच में ना रोटी का रिश्ता तो हो गया, हम खाते पीते हैं, सब साथ में खाते हैं, एक पिज्ज़ा की 4 स्लाइस करेंगे तो उसमें सभी वर्ण जो है एक साथ बैठ करके खा लेंगे जी। बट जब बेटी की बात आ जाती है, जब शादी की बात आ जाती है, तो थोड़ा सा वो ट्रेडिशनली भी हम कनेक्ट करना है जी। हमारे यहाँ यही चीज़ सिखाई गई है। ये रोटी बेटी का रिश्ता जिस दिन हो गया, उन दो घरों के बीच का जो द्वंद्व है ना वो खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, दोनों की कास्ट भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। वहाँ से एक जीरो कास्ट का कल्चर। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो नो कास्ट का कल्चर लेकर के चल रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सरनेम ही नहीं लगाते, वो नो कास्ट कल्चर लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ दयानंद सरस्वती जी हुए जी। आर्य समाज की स्थापना थी, क्या थी? आपके नाम के पीछे आर्य लग जाए। उनका कहना था कि सभी लोग आर्य हैं, कोई कास्ट है ही नहीं, कास्ट सिस्टम है ही नहीं, वर्ण भेद है ही नहीं। वो इसीलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने ये एक माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करी, प्रयास किया, एक अभियान बनाया कि सब लोग एक ही हैं, द होल यूनिवर्स इज अ फैमिली। अभी हम इसको कास्ट सिस्टम पे देख रहे हैं, आगे जाकर के रिलीजियस वे में देखेंगे, उसके बाद में जाकर के नेशनल बाउंड्रीज के बेसिस पे देखेंगे। फिर मराठी वाला आ जाता है कि आप मराठी हो, हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, हम बिहारी हैं। इसकी जो शुरुआत है ना वो एक छोटे स्टेटस पे अपने घर से ही है। हम अपनी फैमिली में वो सेंटिमेंट्स डालें, कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ हुआ करती थी, आज बहुत सुधार है, तुम किसी के साथ में इस तरीके का भेदभाव मत करो, और अगर कभी हो भी रहा है तो उसको भी समझाने का प्रयास करो, वहाँ से ही शुरुआत। इसमें मेरे को लगता है एक और एस्पेक्ट ये हो सकता है, जो मेरी थिंकिंग है कि कास्ट जो सिस्टम पूरा बना था उसकी बुनियाद ये थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक समय ऐसा हुआ करता था कि अगर आप अपनी कास्ट से जुड़े हुए नहीं हैं या अपने वर्ग से जुड़े हुए नहीं हैं आप, तो जब मुसीबत आपके ऊपर आएगी समुदाय खड़ा नहीं, तो आपका समुदाय ही था जो आपकी रक्षा कर सकता था एक समय पे। शहरों में वो चीज़ काफ़ी हद तक विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि शहरों में हम वैसे भी देखते हैं कि कई बार भाई पड़ोसी भी अगर परेशानी में है तो बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरे पड़ोसी का नाम क्या है। तो वहाँ ये चीज़ की रेलेवेंस ऑलरेडी धीरे धीरे कम होने लगी है, और अंतरजातीय विवाह भी जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी जो पीढ़ी है उसमें धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं, तो कास्ट की रेलेवेंस कम होती जा रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये इसलिए ही प्रेवलेंट है क्योंकि अगर कास्ट के साथ इंसान नहीं जुड़ा होगा तो उसकी मुसीबत के समय में कोई भी मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा, उसका वर्ग के अलावा कोई भी उसको नहीं पूछेगा। बट जैसे मैंने कहा, जो चीज़ शहर में हुई है इतने सालों में, हो सकता है आने वाले टाइम में वो चीज़ ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगे, और हो सकता है ये कास्ट का सिस्टम अपने आप ही डिसॉल्व हो जाए। अब पता नहीं वो हमारी लाइफ टाइम में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो तो हमें देखना होगा आगे कैसे क्या होता है। कार्य प्रगति। बिल्कुल बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और कोई सवाल पूछना चाहे? बहुत अच्छा सवाल था ये डेविड के द्वारा, बहुत बढ़िया। किसी को कोई और क्वेश्चन हो, कुछ और कोई पूछना चाहेगा? एक चीज़ इनसे पूछ लेते हैं जी। आप लोगों को अपनी हॉबी पता लग गई क्या? सबको पता है? कोई भी 3 हॉबी बताइए, कोई भी 3 हॉबी जो आपको पसंद है। कोई भी बता सकते हैं, कोई भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बोलिए, 3 हॉबी अपनी बताइए, मैं आपको एक आंसर देता हूँ। बताएंगे? यस किसने बोला था? हाँ भाई आप बताओ भाई, क्या हॉबी है आपकी? पहली तो है फोन एडिक्शन। फोन एडिक्शन। फोन एडिक्शन। दूसरी क्रिकेट। ओके। बाकी सोना। बाकी सोना। सोना। बहुत अच्छी शानदार हॉबीज है। अच्छा, आपने हॉबी को और नेसेसिटी को भी मिक्स कर दिया इसमें। सोना तो हमारी नेसेसिटी है ना। ओवर स्लीपिंग। ओवर स्लीपिंग। मेरा प्रश्न बस यही था
कि आपने हॉबी तो बिल्कुल सही बताई, पर आप करना क्या चाहते हो आगे? MBBS, IIT, IIT करना चाहते तो आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो। आप ना अपनी इन 3 हॉबी में से ना कोई एक हॉबी ऐसी बनाओ जो आपकी आगे जा कर के करियर फील्ड में आपको सपोर्ट करेगी। जैसे पता है क्या, एक हॉबी हो सकती है मुझे नई नई कारों के बारे में जानना, आई नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंजन्स, कौन से इंजन्स है, V इंजन होता है, VW इंजन होता है, वॉक्सवैगन जो बोलते हैं उसको, तो उसमें VW इंजन लगते थे। तो ये मेरा एक क्यूरियोसिटी थी कि जब इंजीनियरिंग करनी है तो मुझे पढ़ना था कि कैसे IC इंजन काम करता है। आप अपनी कितनी भी हॉबी रखिए, पर उनमें से एक हॉबी ऐसी ज़रूर डेवलप कीजिए जो आपको आपके करियर से कनेक्ट करके रखे हमेशा। आप कभी बोर नहीं होगे और आप पैशन बहुत जल्दी पकड़ जाओगे। तो दैट वाज माय। नहीं, बहुत अच्छा सजेशन था ये। एक क्वेश्चन बच्चे तो नहीं पूछ रहे, लेकिन मेरे को ही दिखता है, जो कि जैसे कि इस बच्चे ने भी बात करी कि फ़ोन चलाना इनके लिए एक हॉबी है। तो कपिल जी, आपके समय पे और जब मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी थी, IIT की तैयारी करी थी, तब मोबाइल फ़ोन इतने प्रचलित नहीं थे भी तो इंटरनेट इतना ज़्यादा आसानी से एक्सेसिबल नहीं होता था कि हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ। आज ऑलमोस्ट हर बच्चे पे छोटी उम्र से ही अपना मोबाइल रहता है और इंटरनेट का एक्सेस रहता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन कह लें, हॉबी कह लें, ये हर बच्चे के साथ में रहता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप क्या सजेशन एक बार दोगे बच्चों को कि इससे बच करके कैसे अपने पैशन और अपने गोल पे फोकस करके बच्चे अपनी पढ़ाई को आगे लेके जा सकते हैं? एक ही चीज़ समझनी है हमें ना, एक बैलेंस मेंटेन करना। लाइफ में ना अगर बैलेंस नहीं है ना तो सब कुछ अस्त व्यस्त है। हम जीवन से लेकर के और मरण तक हम सिर्फ इस बैलेंस के पीछे परेशान रहते हैं। कॉर्पोरेट वाला बंदा जॉब छोड़ करके भागा था क्योंकि उसको सुकून नहीं मिल रहा था, बैलेंस बिगड़ गया। और यूथ के अंदर क्या होता है कि वो उसको सोना जल्दी है, उसको सोना ज़्यादा है क्योंकि पढ़ पढ़ के बोर हो गया है ना। और अगर जॉब वाला व्यक्ति ऐसा सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है तो वो मोनोटोनस शेड्यूल की वजह से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, उसको लगता है कुछ नया नहीं हो रहा। कुल मिलाकर के हम अपने बैलेंस को ढूंढते हैं। एज लॉन्ग एज वी कैन मैनेज दिस बैलेंस, सब कुछ अचीवेबल है। आप फ़ोन को भी अचीव मतलब मैनेज अगर आपने कर लिया तो आप अपने करियर को भी अचीव करें। तो ऐसा करना है कि आपको फ़ोन का यूटिलिटी कम करना है, पर किस तरफ बढ़ाना है उस तरफ जो आपके पैशन में आपको सपोर्ट करे। जैसे मेरा पैशन है डेवलपमेंट सेक्टर, तो मेरा 3 घंटे दिन का लिंक्डइन पे जाना है जी, क्योंकि मुझे लिंक्डइन पे ही मेरे तरीके के लोग मिलेंगे। तो अगर आपका पैशन है MBBS डॉक्टरी, तो पढ़िए कि डॉक्टरी की फील्ड में क्या नए रिसर्च हो रहे हैं, पढ़िए क्या नया डॉक्टर क्या रिसर्च कर रहा है, पढ़िए कौन सा डॉक्टर अभी रिटायर हुआ है जिसकी रिटायरमेंट पे लोग रो रहे हैं, पढ़िए ऐसी कहानियों के बारे में, इंस्पिरेशन लीजिए ऐसे लोगों से, पढ़िए ऐसे इंजीनियर के बारे में जो जिसके नाम पर इंजीनियर्स डे रख दिया गया 15 सितंबर। क्यों रखा गया इंजीनियर्स डे, है ना। ऐसी कहानियाँ और भी हैं। ऐसे इंजीनियर को पढ़िए जिसने एम्बुलेंस बना दी, जो रिमोट एरिया में पहाड़ों पे जा कर के लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है, बाइक पर एम्बुलेंस बना दी। ऐसी कहानियाँ हैं ना। मोबाइल ये भी तो चीज़ें देता है, बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स ही देखनी है। देखिए, रील्स भी देखिए, डोंट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर। एक बहुत बड़ा जॉब फील्ड है डेवलप किया। हमेशा लोग जो है ना बॉयकॉट करते हैं जी। मैं आई एम अगेंस्ट दिस। लोग बहुत बॉयकॉट करते हैं कि अरे डांस की रील बना रहे हो, अरे ये कंटेंट पे कुछ नया कंटेंट बोलना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम भी लगे रहते हो। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन यार। एक नई, हम लोग 21st सेंचुरी में बैठे हैं। अमेरिका ये चीज़ 2008 में देख चुका था जब उन्होंने फेसबुक बना दी थी। हम लोग ऑर्कुट के ज़माने पे चैट करते थे जब, और याहू मेल का टाइम था। तो हमारे टाइम पर अब वो चीज़ें अब आ रही है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है और मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत बड़ी है। तो हर एक फील्ड को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है ना। ये क्यों हमेशा ट्रेडिशनल डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, बिजनेसमैन यही इस फील्ड्स में क्यों रेस्ट्रिक्ट कर देना। इन्फ्लुएंसर भी एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन। मतलब यही है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। अगर उसी मोबाइल का सकारात्मक इस्तेमाल करा जाए, जो कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि कोचिंग में लेकर के आइए, मोबाइल हमारे सामने इस्तेमाल करिए, हम सकारात्मक ही करवाएंगे आपसे, इसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी अपना समय देने के लिए। आप जेनेसिस में आए और हम और जेनेसिस का परिवार यही चाहेंगे कि परिवर्तन जो कार्य अभी तक करते आया है ऐसे ही करते रहे, और जो स्वप्न आपने देखा है एक दिन रामगंगा को दोबारा से अपनी ग्लोरी में वापस लाने का, मैं चाहूँगा कि हम भी वो सपना अपने सामने साक्षात होते हुए देखें और परिवर्तन ऊंचाइयों की बुलंदियों को छुए और आप खूब तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद एक और बार आपका। थैंक यू जेनेसिस टीम और आपके नेतृत्व में जेनेसिस बहुत अच्छा काम कर रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। और जब यंगस्टर्स किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप की एक जिम्मेदारी लेते हैं तो उनसे बड़ी उम्मीद होती है समाज को, क्योंकि जी। आप एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। तो जिस रास्ते पे मैं हूँ, आप भी उसी रास्ते पे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Congratulations to you also. Thank you And so all much. the very best to all the aspirants for your NEET and IIT and NDA. थैंक यू सो All the मच। very best. थैंक यू, आगे कीजिए। थैंक यू। Thank you so much.